भगवान राम की एक 77 फीट ऊंची मूर्ति गोवा के अंदर स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया है। साथ में वहां पर बनाया गया रामायण पार्क भी बनाया गया है। रामायण थीम का पार्क, पूरी रामायण उसमें दिखाई गई है। भारत की मिसाइल वोमेन, जिसने भारत में अग्नि मिसाइल बनाई। आप जानते हैं भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है और मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया कहलाती है टेसी थॉमस। आज उनको एक इनाम दिया गया है, एक पुरस्कार दिया गया है। आज 1 दिसंबर है, आज एड्स दिवस है, वर्ल्ड एड्स दिवस। आज ही के दिन 1988 में एड्स के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जानकारियां लोगों को दी गई थी। कुछ भ्रांतियां थी लोगों के मन में, जैसे एड्स मरीज के साथ में छुआछूत का जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। उसके बारे में जानकारी फैलाई कि एड्स जो है छूने से नहीं फैलता। एड्स जो होता है HIV एक वायरस जनित रोग है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो उसमें आदमी की इम्यूनिटी जो होती है वो डेफिशिएट हो जाती है, घट जाती है, और आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो घट जाती है। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 दिसंबर का दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन एड्स दिवस को हमारी सरकार के द्वारा मिशन संपर्क नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। और एड्स के प्रति हमारे देश में जो उपचार का मेथड है, जिसे ART कहते हैं, ART की फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल ये ट्रीटमेंट होता है। ये सिगरेट दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है टोबैको, आपको दिखाई दे रहा है पान मसाला, इन पर अब GST की एक नए स्लैब के बारे में आज हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण द्वारा आज पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है। आप जानते हैं कि GST पहले 4 प्रकार का होता था, 5% वाला, 12%, 18 और 28%, 5, 12, 18 और 28%। इसमें से 2 GST हटा दिए गए 22 अक्टूबर को नवरात्रा स्थापना पे। कौन कौन से 2 GST हटा दिए? 12% और 28% वाला GST हटा दिया गया। अब 2 ही GST है, 5% और 18%, 5 और 18%, 5 और 18% का GST है। अब जो हमारे देश की जो सिन गुड्स है, जो कि जिसको पीने से हमारे स्वास्थ्य पे नुकसान होता है, उन पे एक नई GST स्लैब लगाई गई है। 1 अप्रैल से जो टोबैको होगा, जो तंबाकू होगा, उस पर 40% GST तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके साथ में उस पर एक नए प्रकार का एक्साइज ड्यूटी भी दोबारा शुरू कर दी गई है। तो बताइए, जो तंबाकू होता है, टोबैको होता है, चाहे वो सिगरेट हो, तो उस पर 2 प्रकार का टैक्स लगेगा, 40% GST लगेगा और एक्साइज ड्यूटी। भारत के एक्साइज एक्ट 1944 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। एक्साइज को पहले समाप्त कर दिया गया था, एक्साइज ड्यूटी को, अब दोबारा आज से 1 अप्रैल से 2026 से दोबारा लागू होगी। तो तंबाकू के ऊपर तो 2 प्रकार की GST, 2 प्रकार का टैक्स लगेगा, 40% GST लगेगी और क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जिससे इस चीज का रेट महंगा हो जाए। और एक है पान मसाला, इस पर क्या लगेगा? पान मसाला पर 40% GST तो लगेगा, प्लस उसके साथ में नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा, प्लस उसके साथ में लगेगा हेल्थ सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी सेस, हेल्थ सिक्योरिटी सेस, तो ये भी इसके साथ लगेगा। कुवैत के अंदर 1936 के अंदर 1936 में तेल के कुएं मिले थे, पहली बार वहां से तेल निकला था। उस जगह को आजकल कुवैत जो है जियोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप कर रहा है, ताकि कुवैत की ये जो एरिया है ये यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाए। तो भारत के नॉर्थ और जो साउथ को मिलाने के लिए एक काशी तमिल संगम 4.0 शुरू हुआ है, ताकि हमारे नॉर्थ और साउथ के लोगों को मिलाया जा सके। हमारी जो साउथ की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है IIT मद्रास, तो जो तमिल की IIT मद्रास है, और जो काशी है, काशी को वाराणसी कहते हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन दोनों ने मिलकर दोनों की जो संस्कृतियां हैं उनको संगम करने के लिए काशी तमिल संगम 4.0 शुरू किया है। आज है 2 दिसंबर, आज है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। इंडिया ने इस वर्ष में 2025 के अंदर एक रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन्स का एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस साल में 357 मिलियन टन हमारे देश में फूड ग्रेन का उत्पादन हुआ है। 2015 से कंपैरिजन करें तो इस बार हमारे देश में 40% ज्यादा उत्पादन हुआ है। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ये। संचार साथी, अब भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने, DOT ने सभी जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको ये कह दिया है कि जब भी कोई नया मोबाइल बनेगा उसमें संचार साथी ऐप प्री लोडेड आएगा, उसमें बना होगा। और जो वर्तमान में मोबाइल हम यूज कर रहे हैं इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और हमारे फोन में ये ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी। कौन सी ऐप डाउनलोड हो जाएगी? संचार साथी। और पहले सरकार ने, आज से दोपहर तक तो सरकार यही कह रही थी कि ये जो ऐप होगी संचार साथी, ये नॉन रिमूवेबल होगी, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारे जो संचार मिनिस्टर हैं, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में बयान दिया है थोड़ी देर पहले ही
कि अब इस ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब ये है कि भारत का एक ऐसा हवाई अड्डा जिसमें 40 मिलियन लोग जो है वो सफर करते हैं, वहां पैसेंजर्स आते हैं उस हवाई अड्डे पे और वाटर यूज करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। जितना वो पानी इस्तेमाल करते हैं उतना पानी, उससे ज्यादा पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उस हवाई अड्डे के नीचे बड़े बड़े टैंक बना के वो स्टोर कर लेते हैं। मतलब उसमें भी वो पॉजिटिव जितना पानी वो लोग पीते हैं और वो रेन वाटर का पानी जो है उसको हार्वेस्टिंग करके साफ करके भंडारित कर लेते हैं और वो बाहर का पानी यूज नहीं करते, उसी रेन वाटर से ही लोगों को पानी पिलाते हैं और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। तो ऐसा हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फीचर लॉन्च किया है कि हमारा व्हाट्सएप, जिस भी एप्लीकेशन से आप किसी को मैसेज करते हैं वो एप्लीकेशन जो है उसी मोबाइल में चलेगी जिसमें आपकी सिम है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप, आपके नंबर से व्हाट्सएप किसी और डिवाइस में यूज हो रहा है, आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप पे कोई यूज कर रहा है, आपके नंबर से कोई व्हाट्सएप जो है दूसरे मोबाइल में चल रहा है, फोन कोई और यूज कर रहा है। अब इसमें यह होगा कि सिम लिंकिंग होगा, मैसेजिंग ऐप उसी फोन में चलेगी जिसमें आपकी सिम है, दूसरे डिवाइस में आप उसे नहीं इंस्टॉल कर सकते। वन नेशन वन एप्लीकेशन। देश के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, भारत में 37 विधानसभाएं हैं, इन सभी की सभी विधानसभाओं को, लेजिस्लेटिव असेंबली को ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने का काम सरकार ने किया है। एक बार आवाज के बारे में मुझे बता दीजिए, आवाज तो आ रही है? ठीक है, सभी कह रहे हैं आवाज तो आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि ई विधान एप्लीकेशन जो है, उस एप्लीकेशन से हमारे देश की सारी विधानसभाओं को जोड़ने का कार्य चल रहा है। भारत के माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो एंटरप्राइज है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इनको सरकार ऑनलाइन, जैसे अमेजॉन होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दिखाई नहीं देते। जैसे हमने कोई चीज खरीदनी है, हमने कोई सामान खरीदना है और हम उसमें अमेजोन में सर्च करते हैं तो बड़े बड़े नंबर पे, पहले नंबरों पे वही कंपनियों के प्रोडक्ट आ जाते हैं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, और हम पहले दूसरे तीसरे जो नंबर पे जो आते हैं उन्हीं से खरीद लेते हैं, हम नीचे तक तो पहुंचते ही नहीं है। और हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं इनका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकता ही नहीं है। और साथ में ये जो कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स का कार्य कर रही है, ये हमारे बिजनेस से काफी मोटा कमीशन भी लेती है और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही तो दे रही है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको सरकारी प्लेटफॉर्म देंगे, आपसे कोई कमीशन भी नहीं लेंगे और आपका सामान हम भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उसमें जो रेटिंग होगी, जो लोग जिस पे अच्छी रेटिंग करेंगे उसका प्रोडक्ट ऊपर दिखाई देगा। तो ये ऐसा होगा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए टीम इनिशिएटिव शुरू किया है। क्लास में हम पढ़ेंगे विंजिम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये केरला के अंदर है, तिरुवनंतपुरम में है। ये भारत का ऐसा ट्रांसशिपमेंट है जो कि डीप वाटर है, ये सीधा ही समुद्र से जुड़ा हुआ है। और जैसे यहां से कोई सामान जो है सीधा ही एयरपोर्ट से, ये बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, कोई भी जहाज इस जगह आएगा तो ये सीधा वाटर के नीचे, डीप वाटर में 20 मीटर नीचे तक जा सकता है और वहीं से सामान सीधा शिप में डाल दिया जाएगा। तो सीधा जो है बंदरगाहों से, पोर्ट से जुड़ने वाला पहला टर्मिनल जो भारत का है वो है विंजिम टर्मिनल है, केरला के तिरुवनंतपुरम में है। भारत की मार्शल आर्ट की नेशनल चैंपियन, इसने कराटे चैंपियन बनी है और फुल कॉन्टैक्ट वाले कराटे, सिंपल कराटे नहीं, फुल कॉन्टैक्ट कराटे में ये देश की नेशनल चैंपियन बनी है इनिका मजूमदार। ये फर्स्ट वुमेन है। 4 दिसंबर है कल नौसेना का दिवस है और कल शुरू होगा हमारी नेवी का एक डेमो, ओप डेमो कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के डे मनाए जाते हैं। 15 जनवरी को हमारे देश में आर्मी का डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना का दिवस मनाया जाता है और कल 4 दिसंबर है, कल मनाया जाएगा नेवी डे मनाया जाएगा, नौसेना का दिवस मनाया जाएगा। और अभी एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नया वर्ड ऑफ द ईयर है रेगबेट। क्या नाम है इसका? रेगबेट। ये क्या चीज होती है? ये वर्ड एक नया वर्ड है जो इंटरनेट पे आजकल बड़ा ही ज्यादा वायरल वर्ड है। इंटरनेट पे वो चीजें तेजी से वायरल होती है जिसमें लोग गुस्सा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऊटपटांग सी बातें करते हैं, जहां पर ज्यादा एग्रेशन होता है। 2 टीचर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि वो ऐसा पढ़ाता है, या फिर ये 2 लड़ाइयां, फिर उसके टीचर्स के जो फैन फॉलोअर्स जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर के पक्ष में आ जाते हैं। कभी दूसरे जो टीचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पक्ष में आ जाते हैं। 2 लोग शहरों की लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा शहर अच्छा है, वो कहते हैं हमारा शहर अच्छा है। तो इस प्रकार का जो कंटेंट है वो इंटरनेट पे ज्यादा वायरल हो रहा है। सिंपल आदमी जो है
आजकल जो लोग, इस प्रकार के लोग इंटरनेट पे ज्यादा हैं जो बस एक दूसरे का गुस्सा देखने आते हैं, फ्रस्ट्रेशन देखने आते हैं। तो ये जो रेग बेट मैंने आपको बताया, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। डॉक्टर राजीव बहल, राजीव बहल का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2050 में दुनिया के 59% लोग जो है वो मोटे होंगे, ओबेसिटी वाले होंगे, मोटापा बहुत होगा और मोटापा बड़ा ही सीरियस होगा। इसलिए भारत ने मोटापे के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है, नेशनल ओबेसिटी गाइडलाइंस जारी की है, दिशा निर्देश जारी किए हैं। और नेशनल ओबेसिटी के ऊपर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव बहल। गेहूं के लिए एमएसपी का अनाउंसमेंट हो चुका है। गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है। अभी इस समय में रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 की बुआई शुरू हो गई है। तो सरकार ने किसानों को एक आश्वासन दिया है कि आप गेहूं की बुआई कीजिए, बिजाई कीजिए। जब ये फसल आएगी होली के समय, मार्च अप्रैल में जब फसल आएगी, तो हम आपसे ये फसल जो है 2585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ले लेंगे। और गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये देखता है कि गेहूं पर एक क्विंटल में किसान की कितनी कॉस्ट आती है। तो उसने अभी कहा है कि गेहूं की फसल बोने में, एक क्विंटल फसल बोने में किसानों का 1239 रुपए, 1239 रुपए कॉस्ट आती है। तो सरकार ने इसका 109% बढ़ा दिया, 109%, इसको दुगने से भी ज्यादा कर दिया। और 1285 रुपए सरकार ने उन्होंने CACP ने इसकी सिफारिश की है कि 2585 रुपए एक क्विंटल गेहूं का MSP घोषित करो। ये CACP ने गवर्नमेंट को सिफारिश की। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये उसे मंजूर करती है। तो आप मुझे बताइए कि MSP की सिफारिश कौन करता है? CACP। एक एक्सरसाइज है एक्यूवेरिन। भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच में केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ये अभी अभ्यास चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है। एक्यूवेरिन का मतलब होता है मित्र, दोस्त। तो भारत और मालदीव की जो दोस्ती की जो ये 14th संस्करण है, 14वां संस्करण है एक्यूवेरिन का, ये भी होगा। ओप डेमो, कल नेवी का डे मनाया जाएगा और भारत की जो नेवी है वो अपना एक डेमो देगी। पास कल दोनों हो, ये क्या है? ये विश्व बैंक के MD बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, आयरलैंड के रहने वाले हैं। इनको वर्ल्ड बैंक का नया MD बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है अजय बंगा। क्या होता है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल? भारत में MSMEs जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, गवर्नमेंट इनके लिए एक इंसेंटिव स्कीम लेके आई है। जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है एक, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट 3 सालों में पैसे देती है। पहले साल देती है, पहले साल सरकार द्वारा दिए जाते हैं 15,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 25,000 रुपए, और वो 25,000 रुपए सही ढंग से भर देते हैं तो फिर 50,000 रुपए का लोन उनको मिलता है। और इसको थोड़ा सा इजी बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी MSMEs के लिए रुपए का क्रेडिट कार्ड है, उस पर 30,000 की लिमिट बना दी है कि आप 30,000 रुपए का क्रेडिट कभी भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने MSMEs पर PIDF बनाया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। छोटे उद्योगों को सरकार एक साउंड बॉक्स देती है जिसे वो अपनी दुकान पे लगा सकते हैं। QR कोड, पोस्ट को बढ़ावा देना, ये इसमें रहेगा। ये भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, इसरो के चेयरमैन है V नारायणन, इसरो के 11वें चेयरमैन है। इन्होंने भारत में नेविगेशन, आजकल हम अमेरिका का GPS इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हमारी डिपेंडेंसी है अमेरिका पे, गूगल मैप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश का भी एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। भारत का नाविक है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो भारत का जो नाविक है उसको आगे बढ़ाने के लिए ACEN को स्थापित किया गया है। ACEN की फुल फॉर्म है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो भारत में नेविगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है और ये भारत में नेविगेशन पर क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया नाम कर दिया गया है सेवा तीर्थ। और इस बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में बहुत सारे नाम बदले गए हैं। जैसे कि हमारे जो देश के राष्ट्रीय त्योहार होते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, उस समय राजपथ के ऊपर परेड होती है। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो आवास है उसका नाम बदल के कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। आप देखेंगे हमारे राष्ट्रपति का जो भवन होता है जिसको हम कहते हैं राजभवन, उसका नाम बदल के कर दिया है लोक भवन कर दिया गया है। और तो आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और आज हमारे देश में रशिया के राष्ट्रपति आ चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं। और व्लादिमीर पुतिन, रशिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। जानते हैं कि रशिया के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है
वो शुरू हुई थी अक्टूबर 2000 से। अक्टूबर 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उसी शुरुआत से आज उसकी 23वीं समिट आज होनी है भारत में। और रशिया के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं। सन 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। 2010 में जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उनके समय में स्पेशल एंड प्रिविलेजेस पार्टनरशिप शुरू हो गई। भारत और रशिया जो है, इसके बीच में 2030 तक $100 अरब का व्यापार करना है। भारत और रशिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं भारत रशिया से कौन कौन से हथियार लेता है। भारत रशिया से लेता है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। आपने देखा होगा S-400, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान देख के डर गया कि हमारे पास क्या है, S-400 मिसाइल सिस्टम है। ये भी हमने रशिया से ले रखा है। रशिया से हमने T-905 टैंक ले रखे हैं। T-905 टैंक का भारत में नाम है भीषम। ये भी हम रशिया से लेते हैं, ये हमारे डिफेंस के आइटम्स हैं। रशिया से हम लेते हैं सुखोई लड़ाकू विमान Su-30 MKI, ये भी हम रशिया से ले रहे हैं। भारत और रशिया मिलके बना रहे हैं, एक राइफल बनाते हैं। जैसे दुनिया में AK-47 नाम से एक स्टेन गन होती थी, राइफल होती थी, वैसे ही AK-203 नाम से एक राइफल भी भारत में बन रही है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है और इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और रशिया मिलकर एक ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाते हैं। ब्रह्मोस का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा। ब्रह्मपुत्र रिवर भारत की है, मस्कोवा रिवर रशिया की है। उनके साथ मिलकर हम ये भी कर रहे हैं। भारत और रशिया के बारे में बात करें, भारत और जो रूस के बीच में अभ्यास भी होता है, भारत और रूस की सेनाओं के बीच में, जैसे इंद्र अभ्यास है। इंद्र की फुल फॉर्म है इंडिया रशिया एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज भी है और ये आर्मी की एक्सरसाइज भी है। नेवल एक्सरसाइज जो है ये बंगाल की खाड़ी में चल रही है और इस बार की जो आर्मी की एक्सरसाइज थी इंद्र, वो बीकानेर में महाजन में हुई थी अक्टूबर महीने में। इसलिए भी रशिया हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। रशिया से हमने एक वॉरशिप भी लिया है, INS तमाल। ये रशिया से लिया है, लेनिनग्राड में, रशिया के शहर में हमने लिया है। ये हमारा लास्ट विदेशी जहाज है। और रशिया के साथ हमने रशिया के अंदर एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है जापड़ एक्सरसाइज, ZAPARD, जापड़। जापड़ एक्सरसाइज रशिया में हमने की है। तो रशिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया INS तमाल। INS जो तमाल है, ये हमने रशिया से अंतिम वॉरशिप लिया है। आज इसके बाद हम कोई भी विदेशी समुद्री जहाज, युद्धपोत जो है वो हम नहीं लेंगे। वैभव सूर्यवंशी, सबसे छोटी उम्र के ये सैयद मुश्ताक अली, एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, उसके अंदर इसने शतक लगाया है और ये विजय जोल का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। सबसे छोटी उम्र के शतकवीर बने हैं वैभव सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये कारीगरों की योजना है। सुनार, मिस्त्री, कुम्हार और नाई और मोची या किसी प्रकार का भी कारीगर, आर्टिसन जो होते हैं, उनके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। सरकार उनको लोन देती है, उनको ट्रेनिंग भी देती है। अभी सरकार ने इसके आंकड़े जारी किए हैं। इसमें 30 लाख आर्टिसंस, 18 प्रकार के आर्टिसंस हैं, उनको सरकार ने इस स्कीम से जोड़ा है और 23 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। नए नए उपकरण भी दिए हैं ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में 500 रुपए की दिहाड़ी भी दी है उनको, ताकि वो अपना काम छोड़ के ट्रेनिंग पे आएंगे तो उनको 500 रुपए की दिहाड़ी भी दी है और उनको 22 करोड़ रुपए के लोन भी दिए हैं। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आज सरकार ने इसकी डेटा दिया है। गरुड़ा एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है गरुड़ा, और ये फ्रांस में हुई है। भारत में वो सेनाएं लौटी है, फ्रांस से एक्सरसाइज करके भारत आई हैं और आते ही एक और एक्सरसाइज शुरू हो गई, गरुड़ शक्ति। अगर हम बात करें अकेली एक्सरसाइज की बात करें गरुड़ा, तो ये फ्रांस के साथ है। गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया के साथ है। ये भी अब शुरू हो गई है। आज तारीख है 5 दिसंबर। आज का दिन मनाया जाता है सोइल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। सोइल का मतलब है मिट्टी, मिट्टी का स्वास्थ्य है। जैसे हम अपने शरीर की नियमित रूप से जांच करवाते हैं, और वैसे ही 2014 से 5 दिसंबर का दिन यूनाइटेड नेशंस ने सोइल हेल्थ डे के रूप में मनाना शुरू किया है। 4 दिसंबर का दिन बैंक दिवस मनाया गया। कल 4 दिसंबर का दिन भारत में नौसेना दिवस मनाया गया। आज दुनिया भर में 5 दिसंबर का दिन सोइल हेल्थ डे के रूप में मनाया गया। कौन है ब्रैडन नेल्सन? भारत में सबसे पहला ATM 1987 में लगा था, 1987 में मुंबई में लगा था, और वो लगाने वाला बैंक था HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। उस बैंक के चेयरमैन बने हैं ब्रैडन नेल्सन। फिर आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है स्वागत FI। भारत में शेयर बाजारों का डिपार्टमेंट है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। भारत में एक FDI होता है, एक FII होता है। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भारत में जब कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है
तो हमारे देश में सरकारी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी चौड़ी होती है। हम उसे बार बार रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ। वो कहते हैं अभी पिछले साल तो मैंने आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है। वो कहते नहीं, दोबारा लगेगी फीस और फीस देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर उनकी डिटेल वेरिफिकेशन मांगी जाती है, बताओ तुम कितने साल से काम कर रहे हो, क्या सिस्टम है तुम्हारा। वो कहते हैं मैंने पिछले साल बताया था कि अब दोबारा बताना पड़ेगा, दोबारा फाइल बनाओ जी। हमारे देश में डिटेल डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है, तुम बताओ ये पैसे कहाँ से लाए हो, क्या किया है। तो इससे भारत में फॉरेन इन्वेस्टर आना बंद कर देता है। अब सरकार द्वारा ने कहा है कुछ ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक हैं, कोई गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कनाडा की गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट, आयरलैंड की गवर्नमेंट, वो भारत में कहीं निवेश करना चाहती है, उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों में ब्याज दरें नकारात्मक चल रही हैं। दुनिया का इस समय इंडिया इज द फ्यूचर है, पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है। भारत का शेयर, जब भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन, अभी डेवलपमेंट होना है भारत में, तो दुनिया भारत में आना तो चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि दुनिया में और कोई इतने ब्याज दरें नहीं है। लेकिन भारत वाले क्या है कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अब हमने उनके लिए ये जो कागज है आसान कर दिए हैं, सिंप्लीफाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट की। आओ तो सही, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। तो ये सेबी ने शुरू किया है स्वागत एफआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमने उनके लिए ये स्कीम शुरू की है, ये सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए स्वागत एफआई शुरू किया है। एप्पल जो कंपनी है अमेरिका की कंपनी है, और एप्पल के मोबाइल फोन सबसे महंगे हैं और ट्रस्टेड भी हैं। जमाना एआई का आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आ गया। एप्पल ने एक नया एआई डिपार्टमेंट बनाया है और उसके नए वाइस प्रेसिडेंट एक इंडियन को बनाया है। उस इंडियन का नाम है अमर सुब्रमण्यम। तो एक भारतीय है, एप्पल के नए एआई वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। पढ़ेंगे विक्रम साहू को, पढ़ेंगे बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं। एफडीटीएल क्या है? भारत में डीजीसीए, भारत में एविएशन डिपार्टमेंट का एक नया नियम आया है। इस नियम के तहत फ्लाइंग ड्यूटी टाइम जो है उसकी लिमिटेशन की गई है। फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की गई है। जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं, जो फ्लाइंग उनका टाइम होता है, एक पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है वो पायलट एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी टाइम पे नहीं रहेगा, क्योंकि एक फ्लाइट में काफी लोग बैठे होते हैं और काफी की जिंदगी उसके हाथ में, उसे नींद ना आ जाए तो 8 घंटे से ज्यादा कोई भी क्रू मेंबर जो होता है वो फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। इसके कारण क्या हो गया कि भारत की काफी सारी जो फ्लाइट्स है वो डिले हो गई, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा क्रू मेंबर्स नहीं है जो ये हवाई जहाज उड़ाते हैं, और सबकी ड्यूटियां काफी लंबी लंबी लगाई जाती है। तो शायद इस नियम को गवर्नमेंट अभी विड्रॉ करेगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी भारत में काफी सारी फ्लाइट जो है वो डिले हुई है इस नियम के कारण। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है। हर 2 महीने बाद आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स बैठते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, आरबीआई की ईडी इंद्रनील भट्टाचार्य, गवर्नमेंट की तरफ से 3 मेंबर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। इन 6 लोगों की मीटिंग होती है, हर 2 महीने बाद होती है। दिसंबर की आज तारीख है 5। आज रिजर्व बैंक की इस साल की 5वीं बैठक है। ये सेकंड लास्ट बैठक है इस साल की, और इसके बाद एक और बैठक आएगी और फिर ये साल की सारी मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी। एक साल में 4 मीटिंग लेनी जरूरी होती है, वैसे 6 ये मीटिंग लेते हैं। और इस मीटिंग में इन्होंने रेपो रेट को 5.5 से घटाकर 5.25 कर दिया है, 5.25 कर दिया है, 0.25 इसको थोड़ा कर दिया है। आईएनएस अरिंदम की बात करेंगे, अरिदमन की बात करेंगे। भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, ये भारत में अभी लॉन्च हो गई है। आईएनएसटीसी एक भारत और रशिया का एक नया रूट तैयार हुआ है। इसमें पहले भारत से हम जाएंगे, समुद्री रास्ते से जाएंगे, ईरान के चाबार पोर्ट तक जाएंगे। ये रास्ता हम सी के द्वारा तय करेंगे। ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर कैस्पियन सागर तक हम जो है रोड के रास्ते से जाएंगे, और फिर जो है कैस्पियन सागर से लेकर रशिया तक का जो रास्ता है वो रेल रूट से पूरा हो जाएगा, रेलवे या रोड से पूरा हो जाए, रेल से पूरा हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें सी रूट भी है और इसके अंदर रोड भी है, इसमें रेलवे भी है। तो 3 प्रकार के रास्तों से हम, बहुत ही शॉर्टेड रास्तों से एक शॉर्ट रास्ता बनाया है भारत और रूस के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत का इससे जो सेंट्रल एशिया, जिसको हम यूरेशिया भी कहते हैं, उससे हम भारत को बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट रास्ता बना है। कहां से कहां पर बना है? भारत के चेन्नई से लेकर पहले ईरान के चाबार पोर्ट तक जाएंगे, चाबार पोर्ट तक हम सी रूट से जाएंगे, फिर चाबार पोर्ट से कैस्पियन सागर तक हम रोड के रास्ते से जाएंगे, और कैस्पियन सागर से लेकर रशिया तक, व्लादिवोस्तोक तक हम जाएंगे रेल के रूट से। तो ये एक नया रास्ता निकाला है
भारत के में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं। उमेश गोयल, मनीषा, सभी को गुड इवनिंग। इस समय जो क्लास लगा रहे हैं, आरबी चौधरी, सभी को गुड इवनिंग। फिर हम देखेंगे किसान ई मित्रा क्या है। ये एक एआई चैटबॉट है। भारत सरकार द्वारा किसानों को बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मानधन योजना। अब किसानों को उन योजनाओं के बारे में कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कोई बात पूछनी है, किससे पूछें? तो सरकार ने किसानों के लिए एक एआई चैटबॉट बनाया है जो किसानों की समस्याओं को हल करेगा। न्यूरल जीसीएम ब्लेंडेड क्या है? भारत में किसानों को मौसम की फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है। किसानों को मौसम की जानकारी पहले से दे देने की, किस समय उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी, किस समय बरसात आएगी, किस समय तूफान आएंगे, किस समय कैसा मौसम रहेगा। अब एआई आ गया है। 125 साल पुराने का ट्रेंड देख लेंगे भारत का मौसम विभाग, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और किसानों को बता दिया जाएगा कि इस समय पिछले 125 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इस समय बरसात जरूर होगी। तो वो क्योंकि मौसम जो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती रहती है। मौसम क्लाइमेट जो है एआई आ चुका है, तो ये एआई आधारित फोरकास्टिंग सिस्टम है। इसका नाम है न्यूरल जीसीएम ब्लेंडेड। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। भारत में न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, परमाणु बिजली की बात हो रही है। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो था तारापुर, महाराष्ट्र था, वो भी रशिया के सहयोग से लगा था। और भारत का सबसे अंतिम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हम बात करें तो वो है तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। मुझे अभी भी याद आता है कि जब ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये तमिलनाडु में लगा रहे थे तो वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रेडिएशन निकलेगी, आप यहां मत लगाइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो लोगों को समझाने गए थे कि इससे आपके स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे लगने दीजिए। तो लोग उनकी बात को इतना मानते थे एपीजे अब्दुल कलाम की कि वहां पे लोगों ने उन्होंने इस प्लांट को लगने दिया। लेकिन अभी काफी समय से इसमें जो यूरेनियम 235 है जिससे बिजली बनती है वो सप्लाई आ नहीं रही। ये रशिया ने लगाया था, अभी हमारा समझौता हो गया है। रशिया कहता है कि मैं यूरेनियम की सप्लाई दूंगा और इसको दोबारा हम बिजली बनाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की जो बिजली होती है ये क्लीन एनर्जी है, जबकि हम भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली इस्तेमाल होती है, एनर्जी जो होती है वो हम यूज करते हैं थर्मल पावर से। जो थर्मल है वो एक फॉसिल फ्यूल है जिससे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है। तो सरकार जो है सोलर, विंड और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। ये भी हमारा रशिया से समझौता हो गया है। सहकार सारथी का शुभारंभ। ऊपर आप देख सकते हैं अर्थ समिट 2025 हुई है, गांधीनगर गुजरात में हुई है। 2025 वर्ष का नाम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है, सहकारिता वर्ष है। इस बार हमने सहकारिता पर बहुत कुछ किया। गुजरात के आणंद नामक जगह के अंदर हमने एक देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। इस साल हमने भारत में सहकार टैक्सी चलाई। सहकार टैक्सी में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको मालिक बनाया गया और मीडिएटर को हटा दिया गया। ओला, उबर जैसे मीडिएटर जो बीच में कमीशन खाते हैं उसको हटा दिया गया। सहकार सारथी क्या है? भारत की जितने भी सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनको पूरी तरह ऑनलाइन करना, डिजिटल करना। भारत के गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जिसे पैक्स कहते हैं। पैक्स की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैक्स। उसको भी डिजिटाइज करना है इस योजना में। जैसे गवर्नमेंट की जो बैंकिंग योजनाएं हैं, जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको भी डिजिटाइज करना है। तो ये है सहकार सारथी। फिर फोटो में आपको दिखाई दे रहा है इनो योद्धा 2025। ये एक प्रतियोगिता है। आर्मी जो पर्सोनेल्स है, आर्मी के अंदर काम करने वाले, चाहे वो मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी, तो हमारी मिलिट्री में काम करने वाले जितने भी सैनिक हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता शुरू की थी कि आप हमें कोई इनोवेटिव आइडियाज दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे करता है ना काम, उसको पता होता है कि ऐसा कुछ हमारी सेना में अगर आइडिया आ जाए तो हमारी सेना और ज्यादा सशक्त हो जाएगी। जो ग्राउंड पे काम करता है उससे ज्यादा फीडबैक्स लिए जाते हैं। श्रीमती अनुराधा ठाकुर कौन है? भारत के सार्वजनिक वित्त जो मैनेजमेंट है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, लोगों का जो पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा जो है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, इस पर एक मीटिंग हुई है। उसमें ये स्पोक्स पर्सन थी, इसने उस मीटिंग को हैंडल किया था। कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है फीफा पीस प्राइज। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है और फीफा दुनिया में सबसे पहला जो फुटबॉल को ओलंपिक्स में शामिल किया था 1924 में शामिल किया था। 1924 में पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ था फुटबॉल। अभी उसको 100 साल पूरे हो गए हैं।
और फीफा वर्ल्ड कप जो है 1930 से शुरू हुआ था। 1930 से पहली बार फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। उरुग्वे में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अभी 2030 आने वाला है 4-5 साल बाद, तो फीफा को 100 साल पूरे हो रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप को 100 साल पूरे हो रहे हैं। और अभी 100 साल पूरे होने पे उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, इन देशों में फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो फीफा ने अभी एक पीस प्राइज भी शुरू किया है और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है अगले साल 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में होगा, मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा, कनाडा में और अमेरिका में होगा। तो इन्होंने एक फीफा पीस प्राइज शुरू किया है। आज है 7 दिसंबर, आज है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है। भारत में एक फिनो पेमेंट बैंक है, ये अब स्मॉल बैंक बन गया है। रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी की फोरकास्ट को बढ़ा दिया है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की जो जीडीपी की दर है 7.3% फोरकास्ट की है 2025-26 के लिए आरबीआई ने। रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कैसे देना है। और आजकल जैसे आप जानते हैं एआई आ गया है, तो एआई के द्वारा इसको कैसे चेंज करना है, तो ये सीएमओ बनाए गए हैं नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क के। दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मोसाद है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। उसके पहले जो ऐसे अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम रोमन हॉफमैन है, रोमन गोफमैन है। रोमन गोफमैन जो हैं ये आर्मी से रिटायर हैं और अभी मोसाद के ये पहले ऐसे डायरेक्टर बने हैं जिनके पास इंटेलिजेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये दुनिया में बढ़ते हुए 2 एआई प्लेटफॉर्म है, एक का नाम है चैट जीपीटी, एक का नाम है परप्लेक्सिटी। इन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स दिए गए हैं। विंडोज को सबसे ज्यादा विंडोज पर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले ये सॉफ्टवेयर्स हैं और इन्होंने विंडो वर्जन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया है। जैसे आप जानते हैं कि एक्सेल के अंदर भी एआई यूज होने लग गया। हर इंच जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें ये बहुत आसानी से ऐड होने लग गए हैं। सिमोन टाटा, ये रतन टाटा की सौतेली माँ है और अभी जो टाटा सन्स के चेयरमैन है नियोल टाटा, उनकी मदर है। 1982 में इन्होंने भारत में सौंदर्य प्रधान ब्रांड था लैक्मे, उसकी चेयरपर्सन थी लैक्मे की। भारत में महिलाओं को सौंदर्य के लिए, कॉस्मेटिक सामान के लिए प्रेरित किया। कौन है? सिमोन टाटा। इनका निधन हो गया है 95 साल की उम्र में। नेशनल चीता डे, दुनिया भर में जो चीता है काफी थोड़ी संख्या में रह गए हैं। 4 दिसंबर को चीता डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही वर्ल्ड बैंक डे मनाया जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज को संभाल के रखती है। इसी तरह से दुनिया में एक ICH भी होता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसको हम छू देख नहीं सकते। जैसे कि गुजरात का गरबा डांस, राजस्थान का कालबेलिया डांस, वेदों का उच्चारण और जंडियाला गुरु के ठठेरे बनाए जो बर्तन बनाते हैं वो बर्तन बनाने की आर्ट। इस प्रकार से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दुनिया में देखी जाती है। तो इस बार यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 20वीं मीटिंग भारत के दिल्ली के लाल किले में हो रही है और इस मीटिंग की अध्यक्षता एक भारतीय द्वारा की जाएगी। उनका नाम है HE विशाल शर्मा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की ICH लिस्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अभी भारत के द्वारा 2 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को भी हमने यूनेस्को के सामने रखा है कि इन्हें भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो स्टेटस है वो दिया जाए। वो है भारत में मनाई जाने वाली दीपावली का त्योहार और भारत में दीपावली के बाद में मनाई जाती है छठ पूजा। तो ये दोनों को भारत सरकार द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में भारत की तरफ से नॉमिनेशन दिया गया है। भारत के जो रेगुलेटिंग बोर्ड है उन्होंने अपने शिकायत करने के जो पोर्टल है, जो कस्टमर की कंप्लेन पोर्टल है, उसे थोड़ा सा अपडेट किया है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रेगुलेटिंग बॉडी में कौन कौन से रिड्रेसल मैकेनिज्म हैं शिकायत निवारण के, उनके पोर्टल है। पहले सेबी की बात करते हैं। सेबी के पास अभी लॉन्च किया गया है स्कोर 2 लॉन्च किया गया है। स्कोर 2 की फुल फॉर्म होती है सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। स्कोर की फुल फॉर्म क्या है? सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम 2.0। तो सेबी के अंदर शेयर बाजारों की कोई भी कंप्लेन है हम स्कोर 2.0 में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बीमा भरोसा,
बीमा भरोसा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक रिड्रेस मैकेनिज्म है जिसपे आप शिकायत कर सकते हो। इसी प्रकार से RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में इंटीग्रेटेड अम्बर्ड्समैन स्कीम लेके आए थे। पहले भारत में अलग अलग लोकपाल हुआ करते थे, जैसे कोई डिजिटल फ्रॉड हो गया आपके साथ में तो 2019 में डिजिटल अम्बर्ड्समैन था। आपकी किसी NBFC की शिकायत है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की शिकायत है, तो 2018 में NBFC अम्बर्ड्समैन बनाया गया। आपकी किसी बैंक से रिलेटेड शिकायत है, बैंक का अम्बर्ड्समैन 2006 में बना था, लेकिन 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते इतने सारे अम्बर्ड्समैन, वन नेशन वन अम्बर्ड्समैन, और फिर शुरू हुई RBIOS, इंटीग्रेटेड अम्बर्ड्समैन स्कीम, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बर्ड्समैन स्कीम। अब भारत में एक ही अम्बर्ड्समैन है, मतलब रिजर्व बैंक की कोई भी शिकायत हो, चाहे वो डिजिटल शिकायत हो, चाहे NBFC की शिकायत हो, चाहे बैंक की शिकायत हो, एक ही पोर्टल पे होती है। इस महिला का नाम है विभा चौधरी है। विभा चौधरी भारत की पहली महिला बनी जिसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहली महिला वैज्ञानिक थी, और बताते हैं इन्होंने मैसोन की खोज की थी, लेकिन इनको मैसोन के लिए नोबेल नहीं मिला। इनकी जगह डॉक्टर पावेल को मैसोन, कॉस्मिक रेज होती है, अंतरिक्ष से आने वाली जो किरणें हैं उसकी इन्होंने खोज की थी, लेकिन इनको कभी पहचान नहीं मिली, अभी एक्सपायर हो गई है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है। भारत में जो खिलौने हैं हम चाइना देश से लगभग खरीदते हैं। चाइना के खिलौना बाजार बहुत बड़ा है, चीन के खिलौने ही हम बच्चों को देते हैं। अभी भारत के तमिलनाडु ने एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है ताकि तमिलनाडु को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और भारत के खिलौनों को भी एडवांस लेवल का बनाया जाए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया जाए। सरकार ने कहा है कि आप खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगाइए, हम 30% तक आपको सब्सिडी देंगे। ये पॉलिसी कौन से राज्य ने लॉन्च की है? तमिलनाडु की पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू स्ट्रीट, ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे एक रोड का नाम रख दिया गया है। ये तेलंगाना के अंदर किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाई है, हरमनप्रीत कौर। आज की तारीख है 9 दिसंबर और आज एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला टॉपिक है, आपके सामने अलकनंदा लिखी हुई है। दुनिया में ऊपर एक स्पेस दूरबीन लगी हुई है जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये 4-5 साल पहले 2021 में नासा ने अंतरिक्ष में लगाई है। इससे पहले जो दूरबीन थी, जो टेलीस्कोप थी, स्पेस टेलीस्कोप का नाम था हबल। तो अब जो है उन्होंने इससे भी ज्यादा अच्छी रेंज वाली एक टेलीस्कोप लगाई है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस टेलीस्कोप से पिछले 4 सालों से देखने के बाद में एक नई गैलेक्सी, एक नई आकाश गंगा की खोज की है। उस आकाश गंगा का नाम है अलकनंदा। भारत के अंदर NCP की एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने भारत के अंदर एक राइट टू डिस्कनेक्ट नाम से एक बिल पेश किया है जिसका नाम है सुप्रिया सुले। इसमें यह कहा गया है कि शाम को जब ऑफिस ड्यूटी आवर्स के बाद में वो अगर अपने ऑफिसर का फोन नहीं उठाता, VC में नहीं बैठता या ईमेल का जवाब नहीं देता, तो उस पर कोई जो है अनुशासनहीनता का उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। तो ये राइट टू, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये बिल पास हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऑफिस आवर्स के बाद में अगर वो काम नहीं करता तो उस पर कुछ, तो भारत के अंदर भी बिल पास हुआ है, अभी पार्लियामेंट में पास होगा या नहीं होगा। SIR की फुल फॉर्म क्या होती है? विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, ये रिवीजन है। विशेष इंटेंसिव का मतलब होता है गहन पुनरीक्षण। भारत के अंदर जो वोट डालने का जिनको अधिकार है वो लोग कैसे लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभी भारत के पड़ोसी बांग्लादेश से कुछ लोग भारत आ गए हैं, या कोई म्यांमार से जब वो रोहिंग्या को निकाला तो कहीं वो भारत में आके धीरे धीरे भारत में डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के और कोई वोटर कार्ड तो नहीं बना लिया। अब भारत ने जो भी व्यक्ति वोट देने वाला व्यक्ति है उसको उसके माता पिता के वोटर कार्ड मांगे हैं, और सन 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उसमें भी नाम मांगे, उसे जोड़ा गया है उसे। तो इस तरह से गहन निरीक्षण किया गया कि ये व्यक्ति भारत का ही है या किसी पड़ोसी देश का इलीगल व्यक्ति तो नहीं आ गया है। तो SIR में 100% निरीक्षण करने वाला जिसने ये सब कुछ कर दिया है पूरा, वो राजस्थान है। राजस्थान पहले नंबर पे आया है। रोहित शर्मा ने 20,000 रन अंतरराष्ट्रीय रन बना लिए हैं। ऐसे करने वाले वो भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। केरल में खुला है जेनजी पोस्ट ऑफिस, केरल के कोट्टम नामक जगह के अंदर। सन 1997 से लेकर 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है उन्हें जेनजी कहते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस ऐसा बनाया है, इसमें फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, और फिर हम बात करते हैं टू द स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट द्वारा ही संचालित किया जाता है।
प्रोजेक्ट महादेव जो है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। लियोनेल मेसी का आपने नाम सुना होगा, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ये भारत के महाराष्ट्र में अंडर 13 जो 13 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। 13 साल से छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग देंगे। तो ये जो है कौन से प्रोजेक्ट में भारत में आएंगे? प्रोजेक्ट महादेव। मोदी जी ने हमारे देश में 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम शुरू की थी और 56 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खुला है। बहुत सारे देशों की तो जनसंख्या ही नहीं होती 56 करोड़, और अब एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। 2.7 लाख करोड़ रुपया जनधन खातों में पड़ा है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है इन खातों के अंदर है, ये भी एक रिकॉर्ड बना। आज है 10 दिसंबर। आज मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे आज की तारीख में मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार को यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ICH की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और ये जो मीटिंग है यूनेस्को की, ये भारत में ही हो रही थी। भारत में नई दिल्ली में लाल किले में हो रही थी, और ये 20वीं यूनेस्को की बैठक है। तो भारत की 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अब यूनेस्को की सूची में है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। 2008 में जब भारत के वैदिक उच्चारण को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और कलकत्ता का एक संस्कृत थिएटर जिसका नाम था संस्कृत थिएटर था, और उसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 2023 के अंदर गुजरात की गरबा नृत्य, उसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। वो भारत की 15th ICH थी। आज 2 साल बाद 2025 के अंदर भारत की 16वीं विश्व विरासत, अमूर्त विश्व विरासत को शामिल किया है, वो है दीपावली। वैसे भारत ने अपने 2 नॉमिनेशन दिए थे, एक तो छठ पूजा को दिया था और दूसरा दीपावली को दिया था। भारत ने अपनी एक रिसर्च लैब अंटार्कटिका के अंदर स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको बजट भी दिया है। और ये हमारी जो रिसर्च लैब है अंटार्कटिका में 2032 तक बनके तैयार होगी। 29.2 करोड़ रुपया इस रिसर्च सेंटर पे लगेगा, और इसका नाम होगा मैत्री सेकंड। तो अंटार्कटिका के अंदर भारत की दूसरी रिसर्च लैब बनेगी, जिसका नाम होगा मैत्री सेकंड। भारत की पहली जो लैब थी, जो अंटार्कटिका में हमने लगाई थी, 1983 में लगाई थी, 1983 में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दूसरी लैब हमने 1989 में लगाई थी, मैत्री। तीसरी लैब हमने 2012 में लगाई थी, जिसका नाम था भारती। और अब हम 2032 में एक नई लैब बना देंगे, मैत्री सेकंड, और इसके लिए 29 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्लांट लगाया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया। जब भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, आप जानते हैं कि वाटर जो होता है, पानी होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो जब पानी को बिजली के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाएगा, तो ऐसे पानी से मिलने वाली जो हाइड्रोजन होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। और इस हाइड्रोजन से हम भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी शुरू करेंगे। ये जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलेगी, और इस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला जो प्लांट है वो भी जींद में लगेगा। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी, और ये प्लांट जो है जींद में लगेगा, हरियाणा में लगेगा। योर मनी योर राइट जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड शेयर्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस का पैसा, लोगों को प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है कि अगर आपके किसी बुजुर्ग का पैसा भारत के किसी डिपार्टमेंट में है तो हम आपको दिलवाएंगे। संचार मित्र में भारत सरकार द्वारा जो टेक्नोलॉजी में अच्छे बच्चे हैं, छात्र हैं, जो बीटेक कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को इस कैंपेन से जोड़ा है कि आप अपने आसपास जो है ये साक्षरता फैलाओ कि लोगों को कैसे सावधान रहे, कैसे उनको फिशिंग से बचाया जा सके, कैसे उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये संचार मित्र है, युवाओं को जोड़ने वाला एक आह्वान है। रवीना टंडन को पेटा का इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। रवीना टंडन जो है वो शाकाहारी है। ये पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो जानवरों के प्रति जिनकी सहानुभूति होती है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। विगत कुछ वर्षों में बात करें तो जॉन इब्राहिम को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनको ये पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार ये जो अनिल कपूर की बेटी है सोनम कपूर को भी मिल चुका है, अनुष्का शर्मा को भी मिल चुका है, ये सनी लियोनी को भी मिल चुका है, और इस बार का ये पुरस्कार जो है ये पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार रवीना टंडन को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है कुसुम। कुसुम योजना का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
किसानों को अपने खेतों के अंदर सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है कि वो ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगाएं और अपने खेत के अंदर जितनी भी बिजली का प्रयोग है वो खुद ही बिजली बनाएं और उसी का प्रयोग करें। तो ऐसा एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है महाराष्ट्र ने। 30 दिनों के अंदर 45,911 सोलर पंप लगाए हैं ऑफ ग्रिड खेतों के अंदर। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एजा विल्सन एक बास्केटबॉल की प्लेयर है और इसे मिला है एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम मैगजीन का। अमेरिका ने रेजिडेंसी के लिए, अमेरिका ने अपने देश की सिटीजनशिप देने के लिए एक नए प्रकार की वीजा की पहल की है कि आप अमेरिका के अंदर $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर दें, हम आपको गोल्ड कार्ड दे देंगे और अमेरिका के अंदर रहने का मौका देंगे। इफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा के अंदर हो रहा है, गोवा के अंदर अभी समाप्त हो गया है। गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी, यहाँ पर हर साल होता है। अभी गवर्नमेंट ने ये जैसे ये समाप्त हुआ है तो इसके बारे में डेटा आए हैं। जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर जो फोकस कंट्री है, फोकस कंट्री रखी गई जापान को। अगर हम करें साझेदार कंट्री कौन सी थी तो स्पेन थी, और अगर हम बात करें स्पॉटलाइट कंट्री कौन सी थी तो ऑस्ट्रेलिया थी। तो ये तीनों फैक्ट्स हमें याद करने हैं, फोकस कंट्री, स्पॉटलाइट कंट्री और पार्टनर कंट्री कौन सी है। अमूल इंडिया, अगले साल 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होना है। अर्जेंटीना, ये फीफा वर्ल्ड कप जो होना है मैक्सिको के अंदर होना है, अमेरिका के अंदर होना है और कनाडा देश में होना है। तो ये जो वर्ल्ड कप होना है इसमें जो सबसे अच्छी टीम है, 2022 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम अर्जेंटीना की टीम थी, और इस बार हमने अर्जेंटीना की टीम का जो टी शर्ट है उस पर अमूल आएगा। तो ये बहुत भारतीय एक ब्रांड अर्जेंटीना की टीम के स्पॉन्सर बनी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फुटबॉल के अंदर। प्रशासन गांवों की ओर, ये हमारे देश में अभी कैंपेन शुरू किया गया है क्योंकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होगा, सुशासन दिवस होगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। सुशासन दिवस मनाया जाता है कि गांवों के किसी व्यक्ति की कोई भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमें बताइए। सीपी ग्राम नाम से पोर्टल है तो जिससे उनकी ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये है प्रशासन गांवों की ओर। ये भी 25 दिसंबर तक की कैंपेन चलेगा। एंड्रेज बाबीज नाम से एक अरबपति की फोटो दिखाई दे रही है, एक बिलियनियर है। एक बिलियनियर एक देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। वो देश का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे? तो आप मुझे बताएंगे चेक रिपब्लिकन कंट्री है। चेक रिपब्लिकन के ये वहां पर हेड ऑफ गवर्नेंस बन गए हैं। तीसरी बार भारत में हो रहा है स्क्वैश का वर्ल्ड कप। इटली की प्रधानमंत्री तो जॉर्जिया मेलोनी है और उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है एंटोनियो तजानी। ये भारत आए हुए हैं। शिवराज पाटिल भारत के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब भारत में 2008 के अंदर मुंबई के ताज होटल पर और ओबरॉय होटल पर हमला हुआ था तब ये गृह मंत्री थे और इन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि मेरी फेलियर है इस्तीफा दे दिया था। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारत के गवर्नर, भारत के पंजाब स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया है। आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉरिजन का अवार्ड मिला है। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई है। इसमें कहा है कि भारत में अभी भी असमानताएं वैसी ही है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में थी, जैसे कि कॉलोनियल काल में थी। कॉलोनियल काल में कुछ ही लोगों के पास में पैसा होता था और ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता था। इसने रिपोर्ट दी है कि भारत की 1% आबादी, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की 1% आबादी के पास भारत की 22.6% इनकम है। और इसकी रिपोर्ट है कि 10% आबादी, सिर्फ 10% आबादी के पास भारत की 56% इनकम है। तो भारत में आय का असमानता का वितरण है। अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। NSIL जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये इसरो की एक आर्म है। इसरो द्वारा जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, इसरो के अंदर साइंटिस्ट काम करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, अपने द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। तो ये बेचने का काम कौन करेंगे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम करेंगे NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अभी इसने 70 एग्रीमेंट किए हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसरो की टेक्नोलॉजी को बेच दिया है। ये है दिनेश खाटक, इनको दिया गया है दक्षता मेडल दिया गया है। जींद के रहने वाले हैं, CRPF के एक गस्टेड ऑफिसर हैं। इनको हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दक्षता मेडल दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी वाराणसी में बनाई गई है, वाराणसी में शुरू हुई है। भारत का पहला पावर म्यूजियम, बिहार के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट था, वो हो गया, बंद हो गया।
अब उसे म्यूजियम के रूप में बना दिया है ताकि जो नए बच्चे टूरिज्म प्रमोट हो वो देखे बिजली बनती कैसे है। तो भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट जिसको म्यूजियम बना दिया गया है बिहार के अंदर है, बिहार की कैपिटल में है। सुप्रिया साहू ये आईएएस ऑफिसर हैं भारत की, इनकी पोस्टिंग थी तमिलनाडु के अंदर। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक कूल रूफ प्रोजेक्ट को अपनाया जिससे घर जो है वो ठंडे रहते थे, और ये वहां पर बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को अपनाया, गर्मियों में भी उनके घर जो है वो ठंडे रहते थे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है, उसने देखा कि ये टेक्निक से हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार है, वो एक इंडियन को दिया गया है, सुप्रिया साहू को दिया गया है। और एक मैगजीन है टाइम्स, टाइम्स मैगजीन देती है 1927 से 1927 से अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं, 2 साल बाद देते हैं पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सिर्फ आज तक एक इंडियन को मिला है, वो है महात्मा गांधी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और दांडी मार्च निकाली थी और एक नमक बनाया था। वो उस समय महात्मा गांधी का फोटो जो है पूरी दुनिया भर के अखबारों में छा गया था। तो उस साल 1930 के पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी थे, और उसके अलावा आज तक कोई भारतीय को पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नहीं दिया गया। अभी 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, जिन्होंने एआई बनाया, चाहे वो सैम अल्टमैन है, चाहे वो डीप सीक वाले हैं, चाहे वो जो भी भारत के एआई बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं, उन सभी को मिला के आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। 13 दिसंबर 2001 को हमारी देश की पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमला हो गया था। तो उसी की याद के अंदर आज उस समय जो हमारी पार्लियामेंट को रक्षा करने वाले जो लोग थे वो एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं की याद में आज मनाया जाता है, पार्लियामेंट के मृतकों का शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपने देखा कि 2001 के अंदर पार्लियामेंट में हुआ था अटैक, आज ही के दिन। ईरान की एक महिला है जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी, 2023 का शांति का नोबेल, दुनिया का सबसे बड़ा शांति का जो प्राइज होता है, शांति का नोबेल होता है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, इसे मिला था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि जो देश है ईरान कहता है भोजन भजन खजाना नारी पर्दे के अधिकारी, किनको पर्दे में रखो। इसने हिजाब का विरोध किया कि मैं पर्दे में नहीं रहूंगी, और इसने वहां पे लोकतंत्र के लिए बहाली के लिए भी आवाज उठाई थी। इसको शांति का नोबेल दिया गया, अब ये जेल में चली गई है। 2024 का शांति का नोबेल निहान हिंडको को मिला था, और 2025 का शांति का नोबेल मारिया कोरिना मचादो को मिला है, वेनेजुएला की है। तो ये तीनों शांति के नोबेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्राइज है। सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, भारत में 1 अप्रैल से भारत की जनगणना शुरू हो रही है। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी, 16वीं सेंसस होगी। आजादी के बाद भारत की 8वीं जनगणना होगी, और इस बार जो ये जनगणना है 2 फेज में होनी है। पहले हाउसिंग सेंसस होगी, भारत में कितने घर हैं ये गणना करेंगे, फिर उस घर में कितने लोग रहते हैं उसकी गणना करेंगे। तो ये 2 फेज में होगी। 11,718.24 करोड़ का बजट है, 11,718 करोड़ का लगभग बजट है इसका। प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। पहले 2 एशियाई देशों में जाएंगे। 2 एशियाई देश है ओमान एंड जॉर्डन, ओमान की राजधानी मस्कट, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, यहां पर जाएंगे। फिर मोदी जी जाएंगे अफ्रीका देश इथोपिया को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का हॉर्न है, सींग है। और इथोपिया देश में ही अभी एक बहुत पुराना वेल्केनो ज्वालामुखी फटा था, 14,000 साल बाद फटा था। इथोपिया देश जा रहे हैं, और इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है, और इथोपिया एक लैंड लॉक देश है, चारों तरफ से कोई समुद्र से नहीं सीमा लगती, लैंड लॉक है, लैंड है इसके चारों तरफ। तो ये अफ्रीकी देश है। भारत की दो साइट को रामसर साइट का स्टेटस दे दिया गया है। वो 2 रामसर साइट कौन कौन सी है? राजस्थान की सिल्लीसेट झील है, अलवर के अंदर पड़ती है, और ये राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। राजस्थान में 5 रामसर साइट है। राजस्थान की पहली रामसर साइट थी केवला देव, राजस्थान की दूसरी रामसर साइट थी सांबर झील, राजस्थान की तीसरी रामसर साइट थी फलोदी जोधपुर की खींचन, और राजस्थान की चौथी रामसर साइट थी उदयपुर की मेनाल, और फिर हम देखेंगे सिलीसेट अलवर, ये राजस्थान की 5वीं है। तो ये भारत की 95th रामसर साइट है। और भारत की 96वीं रामसर साइट जो है वो है कोपरा रिजर्वेयर। कोपरा रिजर्वेयर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट है। ये रामसर साइट जो है वेटलैंड्स पर होती है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी। 2 फरवरी का दिन रामसर दिवस या वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने रामसर को अपनाया था 1982 में, और भारत की पहली रामसर साइट थी
कौन सी थी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? उड़ीसा की चिल्का झील। बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा बैंक, सबसे अच्छा बैंक का अवार्ड मिला है, द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। शांति बिल भारतीय पार्लियामेंट में पास हो गया है। क्या है शांति भी? शांति क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि भारत के जो न्यूक्लियर सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर है, ये जो एटॉमिक बिजली बनाई जाती है, ये अब प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। प्राइवेट सेक्टर भी एटॉमिक से बिजली बना सकता है, यूरेनियम 235 से बिजली बना सकता है। पहले ये प्राइवेट सेक्टर को देते नहीं थे, क्योंकि यूरेनियम 235 से ही एटम बम बन सकता है, और ये किसी के हाथ में लग जाए एटॉमिक एनर्जी, एटम बम बनाने की ये शक्ति, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो पहले प्राइवेट को नहीं दी गई थी, अब इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। 2047 जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, तो हम 100 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर से बनाने का लक्ष्य ले चुके हैं। वो तभी संभव होगा जब हम प्राइवेट सेक्टर को भी बिजली बनाने के सेक्टरों में लाएंगे। तो ये शांति बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है। 14 दिसंबर का दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के नए अपॉइंट किए गए हैं, भारत के नए सूचना आयुक्त, ये इनका नाम है राजकुमार गोयल। भारत में आरटीआई होता है, सूचना का अधिकार, तो सूचना के अधिकार के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो सीआईसी होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। राजकुमार गोयल को अपॉइंट किया गया है। नेपाल देश ने 100 रुपए से ऊपर के जो नोट है उनको अपने देश में अनुमति दे दी है। 2016 की नोटबंदी के बाद थोड़ा सा नेपाल के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि जैसे कि 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था। तो उस समय पहले इंडियंस लोगों के नोटों को बदला गया। नेपाल में जो लोगों के पास 500 और 1000 रुपए के नोट थे वो शुरू में बदले नहीं गए थे, तो काफी समय बाद शायद बदल दिए गए हों, लेकिन उस समय तो नहीं बदले गए थे। तो नेपाली लोग इस तरीके से नाराज थे कि हमने आपकी बड़ी मुद्रा को यूज किया था, तो थोड़ा सा ये भी रहा। तो उसके बाद में उन्होंने ये बैन कर दिए थे बड़े नोट वहां पे भारतीय। अब दोबारा उन्होंने 100 रुपए से ऊपर के बड़े नोटों को आने की परमिशन दे दी है। मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी खुलने वाला है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खुलने वाला है, और एशिया में सबसे बड़ा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो श्रमिकों की जो योजना है, अब उनका सामान जो है अमेज़न पे भी बिकेगा। भारत में एक तेज गति से साइक्लोन आ रहा है और कह रहे हैं कि उससे भारत में सर्दियां काफी बढ़ेगी। उस साइक्लोन का नाम है बाकुंग। संगीता बरुआ पिशारोटी, ये महिला को बनाया गया है, पहली वुमेन है, भारत की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। कविता चंद पहुंची है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, वो अंटार्कटिका जहां पर कोई मानव नहीं रहता। जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, तो माउंट विंसन जो है उस पर ये जाने वाली महिला बनी है। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है, स्क्वैश होता है दीवार के साथ ही वो खेलते हैं, तो ये स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। भारत ने हांगकांग को हरा दिया है और भारत जीत गया है, इस वर्ल्ड कप को जीत गया है। क्वेश्चन आता है कि जोशना चिनप्पा किस देश की खिलाड़ी है, किस खेल की खिलाड़ी है? स्क्वैश की खिलाड़ी है। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है अनाहत सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है अभय सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? अभय सिंह भी स्क्वैश के खिलाड़ी है। तो ये टीम हमारी स्क्वैश की जो हमारी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये लकड़ी से बना हुआ एक जहाज, लकड़ी, बांस और जो ये पेड़ की जो छाल होती है, मछली के तेल से बनाया हुआ एक जहाज है। इसका नाम है, ये देखो भारत का एक जहाज है, इसका नाम है आईएनएस कौंडिन्य। इस जहाज का नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य। भारत अपनी पुराने जमाने के अंदर भारत से मसालों का एक्सपोर्ट होता था, दुनिया भारत मसालों का देश था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, 1498 में, और वो पोर्तुगीज था, पुर्तगाली था, भारत में आया पहला वास्को डी गामा। उसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। तो उससे पहले भी भारत में समुद्री व्यापार होता था। भारत में उस समय में ये वाला जहाज इस्तेमाल होता था। अभी हमने गुजरात के अंदर एक जगह है पोरबंदर से ओमान के लिए ये जहाज को रवाना किया है। वैसे ही मसाले, वही हाथी दांत और वही वस्त्र जैसे भारत से उस समय में एक्सपोर्ट होते थे, वो हमने यहाँ पर भेजे हैं। मावेन है, अमेरिका ने मंगल ग्रह पे भेजा था एक ऑर्बिटर मिशन, ये इसका संपर्क टूट गया है। तो ये मावेन जो है मंगल ग्रह पे एक अमेरिका का एक सैटेलाइट था, ऑर्बिटर था, मावेन की संपर्क टूट गया। अब ये ऐसी गेड़ी लगाई जा रहा है इसलिए इसका कोई संपर्क नहीं है। पिछले 12 सालों से अमेरिका को मार्स की, मंगल ग्रह की फोटोज भेज रहा था। मावेन की फुल फॉर्म है मार्स
मार्स एटमॉस्फेयर वोलाटाइल इवोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म थी मावेन। तो मावेन का संपर्क टूट गया है, मंगल ग्रह पे भेजा था। उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज, ये मेल और फीमेल है, इन्होंने भारत की एक बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली है, उड़ीसा के अंदर हुई थी, उड़ीसा ओपन, इन्होंने जीता है। आज है 16 दिसंबर, आज मनाया जाता है विजय दिवस। आज ही के दिन 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और एक नए देश का उदय हुआ था। आज ही के दिन उस देश का नाम था बांग्लादेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आज तक दुनिया भर में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एलोपैथी को प्रमोट किया है। एलोपैथी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है सिर्फ आदमी की रिलीफ मिलता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी उस व्यक्ति को लग जाती है, लेकिन उस बीमारी का रूट कॉज जो होता है, जड़ जो होती है, वो नहीं खत्म होती। हालांकि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब चीजों में थोड़ा इलाज में देरी लगती है, लेकिन वो जो बीमारी होती है वो जड़ से खत्म होती है। तो भारत ने अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय और WHO ने दिल्ली में एक मीटिंग की है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी। अब ये भी दुनिया भर में प्रचारित होंगे। सहकार DGP 2025 वर्ष का नाम सहकारिता वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। दुनिया में भारत में 2 प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, UCB, RCB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए शुरू किया गया है सहकार DGP, सहकार DG लोन, ये दोनों अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए है। UPI की तरह ये भी इनकी एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाई है और यहां से फोन पे UPI की तरह ये काम कर पाएंगे। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक है, उनके लिए बनाया गया है सहकारी सारथी। इनके लिए बनाया गया है सहकार DGP, सहकार DG लोन, ये इनके लिए है। और जो ग्रामीण है उनके लिए सहकारी सारथी नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 कल ये भारत में पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। 3 चीजें खत्म कर देंगे, UGC खत्म हो जाएगी, AICTE खत्म हो जाएगा और NCTE खत्म हो जाएंगे। ये तीनों डिपार्टमेंट खत्म होके एक डिपार्टमेंट बनेगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के तहत ये नई संस्था बनेगी। यही शिक्षा के स्टैंडर्ड्स बनाएगी, यही शिक्षा काम करेगी, रेगुलेशन का काम करेगी, यही इसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करेगी। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो साइबर अपराधी है उनको पकड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, महाक्राइम OS AI बनाया है। इस लड़की का नाम है साई जाधव। ये भारत की पहली महिला एक पहली महिला अधिकारी है मिलिट्री की, जिसने IMI से ग्रेजुएशन की है, डिग्री प्राप्त की है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? देहरादून में। आज तक इसमें सिर्फ पुरुष ही डिग्री लेते थे और ये पहली लड़की है जिसने ये पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि IMI से पढ़ के एक हमारी मिलिट्री में अधिकारी बनी है। तमिल के ये पुराने एक सम्राट हैं, सम्राट क्या नाम है? पेरुम्बिंग डुग्गू, ये नाम से एक राजा है, इनके नाम पे एक डाक टिकट निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इथोपिया की यात्रा पर हैं, ओमान की यात्रा पर हैं और जॉर्डन की यात्रा पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को इथोपिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 28 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रखा है, जैसे रशिया, बड़े बड़े देशों, ग्रीस हो गया, और बड़े बड़े देशों ने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये इथोपिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है, इसका नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है और ये जो मोदी जी को ये पुरस्कार दे रहे हैं, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। इथोपिया के राष्ट्रपति का नाम है अबी अहमद अली, ये इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात में हम देखेंगे इथोपिया की ही एक अदवा विक्ट्री, आपको ये मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है। अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स क्या चीज है? जैसे भारत में सन 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे भी ये भी देश औपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियल काल में विदेशी जो लोगों से जो है गुलाम था। जैसे दुनिया में यूरोपियन जो देश है, जैसे किसी देश पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, किसी देश पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया,
किसी देश पर जर्मनी का कब्जा था। ये सारे यूरोपियन देशों ने दुनिया के बहुत सारे देशों पर अपना राज कर रखा था। तो यहां पर भी 1896 में 1896 में क्रांति हुई थी। वो क्रांति को ये कहते हैं अदवा विक्ट्री कहते हैं। इसका एक मॉन्यूमेंट था, इसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया है। सभासार, भारत में ग्राम पंचायतों की जो मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद में उसके एक मिनट्स निकाले जाते हैं, मीटिंग के बारे में सारांश निकाला जाता है। पहले क्या होता था कि मीटिंग कुछ और हुई और सारांश कुछ और निकल गया, तो पता नहीं चलता था कि मीटिंग का क्या सारांश निकला है। तो भारत में एक एआई टूल बनाया गया है जिसका नाम सभासार है। वैसे हमारे इस साल के 15 अगस्त 2025 को सभासार एआई टूल को शुरुआत की गई थी त्रिपुरा से। जैसे त्रिपुरा की 1100 पंचायतों में ये शुरू किया गया था और इसका रिजल्ट देखा गया कितना अच्छा है। कहते हैं कि जब कोई की मीटिंग शुरू होती है किसी ग्राम सभा में तो उसके ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके इस एआई टूल में डाल दो, ये बता देगा कि हमारी सभा से क्या मिनट्स निकले, क्या सारांश निकला। तो ये सभासार है। फिर हम देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें भारत की सेनाएं और यूएई की सेनाएं भाग ले रही हैं। ये अबू धाबी में एक भारत और यूएई की सेनाओं के बीच एक अभ्यास हो रहा है। शिखर धवन ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है और शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन। क्या नाम है? द वन, द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये किताब है। फिर हम देखेंगे ध्रुव 64। ये एक ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का सबसे पहला स्वदेशी ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64। ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। आप बोलेंगे सर थोड़ी दिन पहले आपने विक्रम 32 और विक्रम 64 भी पढ़ाया था, वो स्पेस माइक्रो प्रोसेसर थे और वो ड्यूल कोर नहीं थे, ये ड्यूल कोर है। तो ये भारत का सबसे पहला ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो भारत में बना है ध्रुव 64 है। और आपको मैं बता दूं कि ये सीडेक कंपनी ने बनाया है। कौन सी कंपनी का बना हुआ है? सीडेक कंपनी का। फिर आपके सामने आईपीएल की एक बोली हुई है। आईपीएल शुरू हो रहा है, इसका एक मिनी ऑक्शन हुआ था। सबसे महंगा विदेशी क्रिकेटर जिसको कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम ने खरीदा है। इतना महंगा खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में आज तक कोई नहीं खेला, किसी को नहीं खरीदा गया। तो 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। कैमरून ग्रीन खरीदे गए हैं। क्या नाम है इसका? कैमरून ग्रीन। NH45 ये भारत का पहला ऐसा राजमार्ग बना है जो कि इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे है। वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे का मतलब है ये भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। पूरे भारत में 106 है, अब 107 हो गए। वैसे 107वां अभी बनाया है, तो उड़ीसा में बना है 107वां। तो 107 नेशनल पार्क है। तो एक ऐसा नेशनल पार्क जो कि एक हाईवे ऐसा जो इन जंगलों के बीच में से निकलेगा। जब हम कोई जंगलों के बीच से कोई हाईवे गुजरता है तो कई बार आगे जंगली जानवर आ जाते हैं, रोशनी देखते ही उसके आगे आते हैं, तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जंगली जानवर भी मारे जाते हैं। मैंने देखा एक बस के साथ एक हाथी टकरा गया। अब हाथी भी मर गया और बस की सवारियां भी मर गई। तो क्योंकि नेशनल पार्क बहुत सारे हैं तो इनको ऐसे अंडरपास से निकाला गया है और मतलब सेफ्टी से निकाला गया। और उस जगह पे हॉर्न देना मना किया है कि आपने हॉर्न नहीं देना, यहाँ पे जंगली जानवर सोए हुए हैं, आपने उनको परेशान नहीं करना। तो एक ऐसे कुछ बनाया है नेशनल पार्क। 45 नाम नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। मनरेगा का नाम बदल के कर दिया है विकसित भारत जी राम जी। अब देखते हैं जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले जो जी आ रहा है इसका मतलब है गारंटी, और फॉर राम का मतलब क्या है? राम का मतलब है रोजगार आजीविका मिशन, और लास्ट वाले जी का मतलब है ग्रामीण। तो अभी आपने देखा विकसित भारत, वीबी का मतलब विकसित भारत, इस आर जी का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये मनरेगा का नया नाम चेंज कर दिया गया है। मनरेगा में बहुत परिवर्तन कर दिए गए हैं। पहले मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार होता था, अब मनरेगा में 125 दिनों का रोजगार है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के डेज बढ़ा दिए गए। पहले मनरेगा पूरे साल चलती थी, अब मनरेगा जो है वो जब क्रॉप का समय होता है, जैसे फसलों की कटाई का समय होता है, उस समय नहीं चलेगी, क्योंकि आमतौर पे किसान को लेबर नहीं मिलती। किसान सरकार को कहता है कि क्या मनरेगा शुरू की है, हमें तो ये कपास निकालने के लिए नरमा चुगने वाली मिल नहीं रही, चोड़ियाँ कहते हैं यहाँ पंजाबी भाषा में कि चोड़ियाँ नहीं मिल रही, सारे नरेगा पे चले गए। तो किसान को बड़ी दिक्कत होती है, उसके खेत में चुगाई के लिए उसको मजदूर नहीं मिलते, सब मनरेगा पे चले जाते हैं। तो उन सीजन में मनरेगा नहीं चलेगी। पहले मनरेगा स्कीम के तहत जो मजदूर लगाए जाते थे उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता था। अब मनरेगा से वेल्थ क्रिएशन होगी, एसेट्स क्रिएशन होगी, उससे कोई चीज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पहले कहते थे कि मनरेगा वाले खड्डे खोद देते हैं फिर उसको बूर देते हैं, मतलब यही काम चलता रहता है, कोई बनता कुछ नहीं है। अब जो है मनरेगा के अंदर 4 चीजों की प्रायोरिटी दी गई है।
मनरेगा मजदूरों को लगाया जाएगा वाटर सिक्योरिटी पर, यानी कि कोई वाटर वर्क्स वगैरह में लगाया जाएगा, डिग्गी बना लिया, कुछ वाटर क्रिएशन के ऊपर लगाया जाएगा। दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोई गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किसी का मकान, कोई पुल, कोई ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लाइवलीहुड रिलेटिव ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और वेदर मिटिगेशन के ऊपर भी काम करेंगे। तो इस बार मनरेगा के 4 पिलर हैं। पहला पिलर आपको मैंने बताया वाटर सिक्योरिटी होगा, दूसरा होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तीसरा होगा लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और चौथा मैंने आपको बताया वेदर मिटिगेशन का, मतलब मनरेगा से एसेट्स क्रिएशन करेंगे। और फिर हम बात करते हैं कि जो मनरेगा के अंदर और क्या चीजें चेंज की गई। मनरेगा के अंदर और जो है चेंज ये किया गया, पहले कोई व्यक्ति अगर मनरेगा के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को लिखता था तो सरकार उसे 30 दिनों में 1 महीने में रोजगार देना होता था। अब इसको घटा के 15 डेज कर दिया गया है, तो अब उसको 15 डेज में रोजगार मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मनरेगा में चेंज किया गया है। मनु भाकर वो लड़की है जिसने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, पहली इंडियन जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। मनु भाकर शूटर है। अभी इसने भारत की 68वीं निशानेबाजी प्रतियोगिता में सीनियर में 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है मनु भाकर। और जूनियर वर्ग में भी सिमरनजीत कौर ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 महिलाओं को गोल्ड मेडल मिला है, सिमरनजीत कौर बराड़ और मनु भाकर, एक जूनियर एक सीनियर 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में मिला है। राम सुथार जी एक्सपायर हो गए। राम सुथार जी ने भारत में बहुत सारी मूर्तियां बनाई है, विदेशों में भी मूर्तियां बनाई है। और राम सुथार जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आप उस मूर्ति को देखोगे सरदार पटेल की मूर्ति दिखाई दे रही, सेम वैसी मूर्ति है जैसे सरदार पटेल दिखते थे। इंग्लैंड के अंदर भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी की स्टैच्यू लगी है, वो भी राम सुथार की बनाई हुई है। अभी जहां पर अयोध्या का राम मंदिर बना है वहां पर भी एक बहुत बड़ी स्टैच्यू बनाई जा रही है भगवान राम की, वो भी यही बना रहे थे। तो ये भारत के बहुत अच्छे स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, एक्सपायर हो गए। भारत की सबसे पहली फोरेट यूनिवर्सिटी, एक वन आधारित यूनिवर्सिटी बनाई गई है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी का लोकसभा क्षेत्र रहा है गोरखपुर, वहां पर बनाई गई। और भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, नीरज गायवान के डायरेक्शन में बनी एक मूवी है, उसका नाम है होम बाउंड। होम बाउंड मूवी में ईशान खट्टर ने और विशाल नाम से विशाल जेठवा, जानवी कपूर ने इस फिल्म में काम किया है। ये फिल्म अगले साल 98वें ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म में टॉप 15 में नॉमिनेट हो गई है। अब इसको ऑस्कर मिलने के चांसेस बन गए हैं। तो भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर मिल सकता है? होम बाउंड को। वैसे लगान भी काफी दूर तक गई थी, मदर इंडिया भी काफी दूर तक गई थी, और ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहली फिल्म मानी जाती है वो स्लम डॉग मिलेनियर, 2009 में उसको ऑस्कर मिला था। अब होम बाउंड का नंबर भी आ रहा है, शायद इसे भी ऑस्कर मिल जाए। फिर हम बात करेंगे उस्मान डेम्बले। उस्मान डेम्बले आप जानते हैं बहुत बढ़िया फुटबॉलर हैं और इनको बैलन डी ओर पुरस्कार भी मिल चुका है। फुटबॉल का सबसे बड़ा फ्रेंच अवार्ड कौन सा है? बैलन डी ओर, फीफा देता है। और अभी इन्हें हाल ही में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल गया है। IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 इंडिया के CDOT को मिला है। CDOT की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। भारत में इंटरनेट के रूल बनाने वाली संस्था, दुनिया भर में इंटरनेट रूल बनाने वाली संस्था जो है IEEE से होती है। दुनिया भर में इंटरनेट कभी भी रुकता नहीं है, सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे आप बात करेंगे भारत में जो हमारे सामने इंटरनेट आ रहा है, ये सब एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, तभी आपको और मुझे ये चीजें एक्सेस हो रही हैं। अगर अलग अलग इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा। इंटरनेट के रूल जो है वो IEEE बनाती है। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है और यही इनाम देती है। भारत के CDOT को ये पुरस्कार दिया है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और भी ज्यादा बन गए हैं। $600 बिलियन की जो है ये नेटवर्थ पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगले साल 2026 में SpaceX का IPO आने वाला है और SpaceX के IPO आने से पहले ही उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा तेज हो गई, जिसके कारण ये अमीर हो गए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ज्यादा अमीर हो गए। ये आपको एक लोगो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ग्रामीण बैंकों का नया लोगो है। भारत में 28 ग्रामीण बैंक है और उन 28 ग्रामीण बैंकों का सभी का अपना अपना लोगो था। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कोई भी ग्रामीण बैंक अपना अलग से लोगो नहीं बनाएगा,
पूरे देश में सभी ग्रामीण बैंकों का एक जैसा लोगो होगा, वो ये लोगो होगा। और ये लोगो जो है नाबार्ड से मिलता जुलता लोगो है, जैसा नाबार्ड को देखेंगे नाबार्ड के जैसा ही मिलता जुलता लोगो है। और इसमें 2 ही रंगों का प्रयोग किया गया है, इसमें डार्क ब्लू रंग का प्रयोग किया गया है और ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो डार्क ब्लू रंग जो है वो हमें दिखाता है, डार्क ब्लू रंग जो है वो हमें दिखाता है किसके बारे में, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है, फाइनेंस को दिखाता है। और जो ग्रीन रंग है, इसमें जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रही है, ग्रोथ को दिखाता है, उन्नति को दर्शाता है। और ये जो लोगो है इसमें एक हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे, और हाथों के बीच में एक ज्वाला दिखाई दे रही है। ये जो 2 हाथ है ये सहयोग को दिखा रहे हैं, और जो ये ज्वाला है ये दिखाई दे रही है जागरूकता, ज्ञान को दर्शा रही है, ये ज्ञान की ज्वाला है। आज भारत में एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, भारत में बीमा क्षेत्रों का संशोधन हो गया है, भारत में 3 बीमा एक्ट का अमेंडमेंट कर दिया गया है। भारत का सबसे पुराना इंश्योरेंस एक्ट जो आज भी लगता था, इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंडमेंट कर दिया गया है। LIC एक्ट 1956 इसको भी अमेंड कर दिया गया है, और IRDAI एक्ट 1999 इसको भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब भारत में IRDAI को ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। आइए देखते हैं सबका बीमा सबकी रक्षा, ये नया बिल है सबका बीमा सबकी रक्षा। इसमें क्या परिवर्तन किया गया है? इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब भारत में आके बीमा का व्यवसाय करना चाहती है तो पहले FDI की लिमिट 74% थी, इसको 100% कर दिया गया है। दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि अगर कोई इंटरमीडियरीज है, चाहे कोई एजेंट है, चाहे कोई ब्रोकर है, चाहे कोई वेब एग्रीगेटर है, अगर किसी ने झूठ बोल के किसी पॉलिसी होल्डर से कोई लाभ कमा लिया है, कोई कमीशन प्राप्त कर लिया है, तो IRDAI उस कमीशन को दोबारा उसे वापस ले सकता है। पहला ऐसा कोई रूल नहीं था, ये चेंज कर दिया गया है। और एक बड़ा चेंज ये कर दिया गया है, जैसे कि अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि बैंकों में जो अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं वो हमें RBI के पास डीप फंड में डालने पड़ते हैं, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। वैसे ही कोई किसी कंपनी के पास शेयर ले रखे हैं किसी ने, और ना तो वो लाभांश ले रहे, 7 साल हो जाए और वो शेयर वगैरह ना ले या उसका लाभांश ना प्राप्त करे, तो ये पैसे सेबी के पास IEPF में डाल दिया जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है। वैसे ही अब कोई भी बीमा कंपनी के पास किसी पॉलिसी होल्डर का पैसा काफी समय से पड़ा है और वो लेने नहीं आ रहा, तो ऐसे पैसे को पॉलिसी IEPF है जैसे, वैसे PEPF बना दिया, पॉलिसी होल्डर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, PEPF पॉलिसी होल्डर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बना दिया IRDA। तो वहां पर ये पैसे भेजने पड़ेंगे, और वहां पर फिर अगर आपको ये पैसे रिकवर करने हैं, जैसे कि बीमा कंपनियों के पैसे, जैसे इंश्योरेंस, जैसे किसी बैंक में आपके पैसे जमा है, तो RBI की वेबसाइट के ऊपर एक उद्गम पोर्टल है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वैसे ही IRDAI की वेबसाइट पे बीमा भरोसा नाम से एक पोर्टल आएगा, वहां से आप इसे रिकवर कर सकते हैं। पहले भारत में री इंश्योरेंस होता है बीमा का बीमा। अगर कोई बीमा का बीमा करने वाली कंपनी भारत में आके बिजनेस करना चाहती थी तो उसके लिए 5,000 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए होता था, तभी वो भारत में री इंश्योरेंस बिजनेस का कार्य कर सकती थी, बीमा का बीमा। भारत में 2 ही बीमा कंपनियां हैं जो री इंश्योरेंस का कार्य करती है, एक तो सरकारी है जिसका नाम है GIC, ये री इंश्योरेंस का कार्य करती है, GIC री, और दूसरी है वैल्यू एटिक्स, ये प्राइवेट है। क्योंकि भारत में पूंजी बहुत ज्यादा थी, 5,000 करोड़ मांगते थे, नए बिल में इसको घटा के 1,000 करोड़ कर दिया गया है। और कोई भी कंपनी अपने शेयरों को बेचती है, ट्रांसफर करती है 5% तक, तो IRDAI से पूछने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया गया है। आदि संस्कृति नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। भारत में आदि यूनिवर्सिटी बनाई गई है, आदि विश्वविद्यालय बनाया गया है, ऑनलाइन कोर्सेज, आदिवासियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, उनके पास कैसे इंटरनेट आएगा या कैसे होगा, चलिए समझने की बात है। तो आदि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कोर्सेज इसमें होंगे। इसमें आदिवासियों की संपदा रजिस्ट्रेशन होगा, आदिवासियों के पास क्या क्या है आदिवासी जंगलों में, जैसे शहद है, उनके पास में जो चीजें, जैसे पान के ऊपर लगाने वाला कत्था है, जो हमारे देश के जंगलों से हमें जो चीजें प्राप्त होती है, जो सिर्फ आदिवासी ही ला सकते हैं, वो यहाँ पर बेची जाएगी। एक ऑनलाइन मार्केट उनका बनाया जाएगा। फिर हम देखेंगे इसके अंदर हमें ट्राइबल आर्टिशंस है, भारत में आर्टिशन होते हैं, कारीगर होते हैं, तो आदिवासी जो कारीगर है उनको भी यहाँ रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा ताकि उनको काम मिल सके दूर दराज क्षेत्रों में। तो ये सब कुछ आदि संस्कृति नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। ट्रैवल प्लस लीशर नाम से एक मैगजीन है, उसने दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस, भारत की सबसे अच्छी एयरलाइंस जो है वो इंडिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड किसको दिया है? एयर इंडिया को दिया है। वही एयर इंडिया जिसकी अहमदाबाद के अंदर वो दुर्घटना हो गई थी, वही एयर इंडिया भारत की सबसे अच्छी एयरलाइन है। वैसे इंडिगो को नहीं दिया क्योंकि इंडिगो ने इस बार बहुत परेशान किया लोगों को। और दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा जो है सिंगापुर का हवाई अड्डा है,
चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा एआई एप्स यानी कि परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी और जो ये जेमिनाई है कौन यूज कर रहा है, ये सबसे ज्यादा भारतीय यूज कर रहे हैं। अमेजोन जो है, अमेजोन पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। जैसे हम किसी को यूपीआई करते हैं तो हमें क्या डालनी पड़ती है, हमें डालनी पड़ती है पिन डालनी पड़ती है, तभी हम किसी को पे कर पाते हैं। पहले हम क्यूआर स्कैन करते हैं, फिर अपना जो यूपीआई का पिन है वो डालते हैं। इसमें ये फीचर बिना पिन डाले भी आप किसी को पे कर सकते हो 5,000 रुपए तक, बिना पिन डाले। आप क्यूआर कोड स्कैन करो और बायोमेट्रिक कर दो या फेस दिखा दो, उसे शक्ल दिखा दो अपनी, 5,000 रुपए तक का पेमेंट बिना पिन डाले कर सकते हो। अमेजोन पे ने भारत में पहली बार ये फीचर दिया है। दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो के मालिक है, इनको मिला है सेल्फ मेड मिलेनियर, यानी कि इनके पीछे कोई दादे परदादाओं का पैसा नहीं है, इस आदमी ने खुद नहीं पैसे कमाए हैं। और ये भारत के 200 जो रिच लिस्ट में इनको पहला स्थान दिया गया है। हेट स्पीच हेट क्राइम बिल 2025 ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कई बार लोग जो है हेट स्पीच देते हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं, हिंदू सिखों को लड़ा देते हैं। तो ऐसी कोई हेट स्पीच देगा जिससे कि कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाई करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की जेल हो जाएगी। 26 जनवरी 2026 का चीफ गेस्ट कौन होगा ये घोषित हो गया है। इसी आने वाली अगले महीने में रिपब्लिक डे का हमारा चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन, 2 लोग आएंगे, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है और भारत में 26 जनवरी की चीफ गेस्ट होगी। और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, वो भी उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ आएंगे। तो ये भारत में 26 जनवरी के 2 चीफ गेस्ट है। हमारे देश में गुड गवर्नेंस सप्ताह शुरू हो गया है। ये जो वीक है जो सोमवार को शुरू होगा, तो ये 25 दिसंबर तक, 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक के जो 7 दिन हैं ये भारत में मनाए जाएंगे गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर का दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक भारत के जितने भी गांव हैं, गांवों में कैंप लगेंगे, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन गांवों की ओर। इस जो ये कैंप लगेंगे इसमें जिला कलेक्टर भी बैठेंगे, एसडीएम भी बैठेंगे और जो पंचायत समिति के बीडीओज होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो भी बैठेंगे और ऑन द स्पॉट ही ग्रामीणों की जो कंप्लेंट्स है उनको रिड्रेसल करेंगे। अगर किसी का मूल निवास नहीं बन रहा, वहीं सब अधिकारी बैठे होंगे और उनके वहीं पर ही उनकी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े अधिकारी एक ही जगह बैठे होंगे। कोई भी व्यक्ति आएगा कि जी मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा, नामांतरण नहीं हो रहा, रजिस्ट्री नहीं हो रही, कि लाओ अभी कर देते हैं। और इन 7 दिनों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं देंगे। तो ये 7 दिन है, गुड गवर्नेंस डे है। आपकी भी कोई काम बकाया पड़े हैं तो 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में अपने काम करवा सकते हैं। प्रशासन गांवों की ओर गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है ये कर्नाटक के अंदर है और ये दक्षिणी अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी मंगा रहे हैं। भारत में मंकी आएंगे। कौन से नेशनल पार्क में आएंगे? कर्नाटक में आएंगे। और कर्नाटक के उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? कर्नाटक के उस नेशनल पार्क का नाम है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये आइटम हम मंगा रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ रहे हैं। ये जो मंकी है इनके सिर के ऊपर कैप बनी हुई है, तो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी ये भारत में मंगाए जाएंगे। कहां से मंगाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से इनको मंगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ओमान देश की यात्रा पर हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इथोपिया गए। इथोपिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को निशान है इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान, और ये मोदी जी का 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, वो मिला। अभी मोदी जी को एक और हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है ओमान का। ओमान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। तो ये मोदी जी का 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार देने वाले जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और इनका नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। और ओमान के साथ हमने सेपा भी कर लिया है। ओमान के साथ क्या कर लिया है? सेपा, CEPA सेपा। सेपा की फुल फॉर्म लिखी हुई है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब भारत का सामान ओमान में जाएगा तो वो टैक्स नहीं लगाएंगे, हम उनका सामान हमारे देश में आएगा तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है और इस ट्रॉफी को पहली बार झारखंड ने जीत लिया है। झारखंड ने हरियाणा को हरा के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की चैंपियन बन गई है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो नासा है उसके द्वारा एक हैकेथॉन लॉन्च किया जाता है। दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनको कोई ऐसा चैलेंज दिया जाता है कि तुम इसका सॉल्यूशन निकालो, जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालेगा हम उसको प्राइज देंगे। दुनिया भर के बच्चे उस सॉल्यूशन को करने का प्रयास करते हैं।
इस बार ये हैकेथॉन भारत के बच्चों ने जीती है, चेन्नई के बच्चों ने जीती है। और चेन्नई के जो बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है, उसका नाम है, उन टीम का नाम है फोटोनिक्स ओडेसी। फोटोनिक्स ओडेसी नाम से टीम है। इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीत ली है? नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025 को जीत लिया है। इस बार नासा वालों ने कहा कि आप हमें एरे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बना के दिखाओ। एरे सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, आसमान से इंटरनेट आएगा। एरे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम को और ज्यादा इजी कैसे बनाया जाए? शाश्वत शर्मा एयरटेल कंपनी के 1 जनवरी 2026 से एमडी सीईओ बनने वाले हैं। भारत में अगले साल 2026 के अंदर एआई इंपैक्ट समिट हो रही है। एआई इंपैक्ट समिट क्या है? एआई इंपैक्ट समिट का मतलब है कि एआई का, अभी एआई जो है अपनी इनिशियल स्टेज पे है। एआई का प्रयोग कैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं, एआई का प्रयोग कैसे हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन में एआई का प्रयोग किया जा सकता है। बड़े बड़े भारत के जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे, वो बताएंगे इन फील्ड में एआई यूज हो सकता है। उसकी एक प्री प्लानिंग हम भारत में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, और रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उड़ीसा में, जो 2026 में होने वाली एआई इंपैक्ट समिट की एक पहले से तैयारी हो जाएगी हमारी। तो पहले हम इस ग्लोबल मीटिंग की तैयारी भारत में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं। आज की क्लास है 21 दिसंबर। आज है वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, ध्यान दिवस मनाया जाता है। ये इंडिया की ही रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशंस ने ये डे मनाना शुरू किया है। आप जानते हैं कि भारत की ही रिक्वेस्ट पर 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन होता है, तब हम मनाते हैं योग दिवस। और अब वैसे तो 21-22 दिसंबर को सबसे छोटे दिन होते हैं, तो आज इंडिया की रिक्वेस्ट पर मनाया जा रहा है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है। महिला की फोटो दिखाई दे रही है, इसका नाम है माइकेला बेटहाउस। क्या नाम है इस महिला का? माइकेला बेटहाउस। ये एक ऐसी एस्ट्रोनॉट है जो व्हील चेयर पे है और जिसकी जो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, और ये अभी व्हील चेयर पे है। और ऐसी डिसेबल पर्सन को पहली बार कोई स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में भेज रही है। तो ऐसी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली ये ऐसी महिला है जो कि व्हील चेयर पे है और अंतरिक्ष में जाएगी। इसको भेजने वाली एक एजेंसी जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस हैं, और जेफ बेजोस आप जानते हैं कि अमेज़न के मालिक भी हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, भारत में सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन मानी जाती है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली शुरुआत थी वो हड़प्पा नामक जगह पे, जब वो एक रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे, तो रेलवे की पटरियों के नीचे उनको बहुत बड़ी बड़ी ईंटें मिली, लोहे जैसी ईंटें। उनको पत्थरों से तोड़ने पर भी वो टूट नहीं रही थी वो पत्थर की ईंटें। उन्होंने देखा ये पत्थर, आज ये ईंटें जो हैं आज की तो नहीं है। उन्होंने खोज किया तो पता चला ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंटें हैं, बहुत पुरानी हैं। उसी सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनका पोर्ट था, जो उनका बंदरगाह था, जो उनका डॉक था, वो कहां पर था? गुजरात के लोथल में था। तो यहां पर ही भारत सरकार द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है नीदरलैंड के सहयोग से। भारत में अभी दूसरी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एक समिट हुई है। यह भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक ने रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। भारत में 1962 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, DICGC। DICGC की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहले जो होता था DICGC में क्या होता है कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो डिपॉजिटर्स को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, कि अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो जमाकर्ताओं को 5-5 लाख रुपए बांटे जाते हैं। इसके बदले में बैंकों से कुछ प्रीमियम चार्ज किया जाता है। 100 रुपए का डिपॉजिट होने पे DICGC बैंकों से 12 पैसे लेती थी। ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट था, इनका फ्लैट प्रीमियम मॉडल था। सारे बैंकों से 100 रुपए के पीछे 12 पैसे ही लेती थी। उधर भारत सरकार द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है टू बिग टू फेल, कि ऐसे बैंक जो कभी फेल नहीं हो सकते, जिनको DICGC कहते, जिनको DSIB कहते हैं, DSIB की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो कभी फेल नहीं हो सकते। SBI, ICICI, HDFC बैंक, वो कहते हैं हम क्यों प्रीमियम दें, हम क्यों आपको इतना सारा DICGC को इंश्योरेंस का प्रीमियम दे, हमें जरूरत ही नहीं। हमें गवर्नमेंट कहती है कि तुम कभी फेल ही नहीं हो सकते, तो हम फेल ही नहीं हो सकते तो हम प्रीमियम क्यों दें। तो हमारी जो लोग भी बहुत ज्यादा है और हमारे पीछे सपोर्ट है गवर्नमेंट का। अब उन्होंने नया फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है, जो बैंक स्टेबल नहीं होगा, जिसकी फेल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिसके डिपॉजिटर को पैसे बांटने पड़ सकते हैं, उनसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। जो बैंक सेफ हैं, जो कभी फेल ही नहीं होने, उनसे इंश्योरेंस के चार्जेस जो हैं वो थोड़े लिए जाएंगे। मतलब ज्यादा रिस्क
किसी बैंक में ज्यादा रिस्क है तो उसका ज्यादा प्रीमियम होगा। जिस बैंक में जो फाइनेंशियली साउंड होगा, जो उस बैंक की रिस्क प्रोफाइल अच्छी होगी, उस बैंक का प्रीमियम चार्ज भी थोड़ा लिया जाएगा। तो आरबीआई ने रिस्क सेंसिटिव जो प्रीमियम है वो लेना शुरू किया गया है, DICGC फ्रेमवर्क को चेंज किया गया है। ये एक लड़की है नानेना कालू, और ये लर्निंग डिसेबल है। मतलब जैसे लर्निंग डिसेबल होती है जो सीखने की क्षमता नहीं होती जिनकी, जैसे डिस्लेक्सिया, आपने फिल्म देखी होगी तारे जमी पे, वो लड़का सीख नहीं सकता, उल्टे अक्षर लिखता है, लिखावट उसकी गंदी होती है। वैसे ही इस लड़की को ऑटिज्म, एक हम कह सकते हैं ऑटिज्म नाम से एक डिजीज है, और इस डिजीज में ये सीख नहीं सकती, और ऐसी पहली डिसेबल्ड लड़की है जिसको कि इंग्लैंड का टर्नर प्राइज मिला है। लास्ट ईयर का जो टर्नर पुरस्कार है वो एक भारतीय को मिला था, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बार का जो टर्नर प्राइज है वो एक लर्निंग डिसेबल को मिला है, नानेना कालू। नानेना कालू जो है स्कॉटलैंड की रहने वाली है। अराइज पुरस्कार हेल्थ सेक्टर में दिया जाता है, अच्छे हॉस्पिटल को दिया जाता है। भारत का ये हॉस्पिटल होता है, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत को अच्छे से लागू किया? भारत का ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसके हेल्थ जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी जो हेल्थ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी अच्छे हैं, और जिसका हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट बहुत अच्छा है, जहां हर प्रकार की मशीनें मिलती हैं? वो हॉस्पिटल है PGI चंडीगढ़। जो PGI हॉस्पिटल है, PGI है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट जो है चंडीगढ़ वाला, और जो मेडिकल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है उसको दिया गया ये पुरस्कार। आपने देखा होगा COP30 की बैठक जो है वो UNFCCC द्वारा आयोजित करवाई जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये COP30 की बैठक है, ये इस साल बेलम ब्राजील में हुई थी। अगले साल COP31 की जो बैठक है वो टर्की की राजधानी अंकारा में होनी है, और 2024 की जो बैठक है जिसका नंबर COP29 था, COP29 थी, वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुई थी, बाकू। अब ऐसी ही और भी बैठक होती है जिसका नाम होता है COP17। COP17 नाम से देखो, COP30, COP31, UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज की बैठक है वो तो हर साल होती है, लेकिन ये वाली बैठकें 2 साल में एक बार होती है। ये सारी बैठकें एक साथ ही शुरू हुई थी, लेकिन इनके नंबर अलग अलग हो गए, क्योंकि कोप की जो बैठकें क्लाइमेट चेंज वाली है वो हर साल होती है, वो पहुंच चुकी है 31 तक। इस बार COP30 की बैठक हुई है, और ये अभी उसके आधे तक पहुंचे हैं, COP17 तक पहुंचे, क्योंकि ये अभी क्योंकि ये 2 साल में एक बार होती है। तो ये कौन कौन सी 2 बैठकें हैं? एक तो है रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बैठक, वो भी COP17 की बैठक है, वो 2026 में होगी। तो COP17 की बैठक 2026 में होगी, वो कहाँ होगी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो COP17 है ये अर्मेनिया में होनी है, और अर्मेनिया के अंदर ये बायोडाइवर्सिटी पर है कि हमें हर प्रकार के प्राणी को बचा के रखना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है, और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने फोन से इस चीज के बारे में समझौता कर लिया है कि हम इस समझौते के लिए तैयार हैं, और न्यूजीलैंड आगे आने वाले 15 ईयर तक भारत में $20 अरब इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे भारत में किस चीज को फायदा होगा? भारत में फार्मास्यूटिकल को फायदा होगा। भारत की दवाइयां, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवाइयों का बाजार है। दुनिया में और किसी देश में ऐसे मेडिकल स्टोर पे सीधी दवाइयां नहीं मिलती जैसे भारत में मिल जाती हैं। तो भारत के फार्मास्यूटिकल्स की वहां पे काफी डिमांड है, फार्मा कंपनियों की, तो उसको बेनिफिट होगा। न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, इससे हमारे फार्मास्यूटिकल को फायदा होगा, हमारे लेदर डिपार्टमेंट को फायदा होगा, भारत की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फायदा होगा, और भारत के एग्री प्रोडक्ट्स को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट जो है इसका एक उद्घाटन किया है। आप जानते हैं कि किसानों को आजकल DAP यूरिया मिल नहीं रहा, किसान लंबी लंबी जो लाइनों में लगे हुए हैं फिर भी उनको ये नहीं मिल रहा। तो असम के नामरूप एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है अमोनिया यूरिया का और फर्टिलाइजर का। ये प्लांट है, बताते हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 लाख मीट्रिक टन इसकी उत्पादन क्षमता है, और इसमें 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया गवर्नमेंट का। तो ये इससे भारत में खाद वगैरह की जो समस्या है वो किसान को नहीं रहेगी। तो बताइए, अभी हाल ही में अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर लगा है? नामरूप असम में लगा है। यूनाइटेड नेशन की एक समिट हुई है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन पर यह समिट हुई है। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन पर यह समिट हुई है। भारत ने भी इस मीटिंग में भाग लिया। हमने उनको बताया कि सर्वधर्म समभाव, कि भारत की संस्कृति ये समझाती है कि वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा घर है, हम किसी से वैर विरोध नहीं करते। तो ये हमारी संस्कृति में हमने विचार रखे। फिर हम देखते हैं 8वां एडिशन है परीक्षा पे चर्चा 2025। परीक्षा पे चर्चा, अभी एग्जाम आने वाले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आपने परीक्षा के अंदर अपना जो है मॉरल को बनाए रखना है, आत्मविश्वास से परीक्षा देनी है और तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री परीक्षा देनी है। पैसा महोत्सव जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा, कल से शुरू होगा। आज है 23 दिसंबर। आज हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और आज का दिन हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बीपी कानूनगो जो है रिजर्व बैंक की रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर है। इनको बना दिया गया है एक एनबीएफसी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो कौन भी एनबीएफसी के ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं? आईआईएफएल वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। और जय शाह जी को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। किसने अवार्ड दिया है? एनडीटीवी ने दिया है अवार्ड। एनडीटीवी ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट भारतीय सेना में शामिल हुआ है, भारतीय नौसेना में। इसका नाम है अंजादीप। अंजादीप एक जगह है जो कर्नाटका के अंदर है, उसके नाम पे इस जहाज का नाम रखा गया है। ये एक एंटी सबमरीन है और शैलो वाटरक्राफ्ट है। शैलो वाटरक्राफ्ट का मतलब है कि जहां पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है वहां पर भी ये जहाज जा सकता है। और ऐसे इससे पहले इंडिया के पास एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट 2 जहाज हैं भारत के पास में। पहले जहाज का नाम है आईएनएस अर्नाला और दूसरे जहाज का नाम है एंड्रोथ और अर्नाला 2 है। तीसरा अभी शामिल हो गया है अंजादीप। आपके पास किसी बैंक का एनबीएफसी का फोन आएगा तो वो आपके पास उसके नंबर शुरू होंगे 1600 से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? 1600। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कॉल जो है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये वेरीफाइड ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही है। ये 1600 नंबर से शुरुआत कहां से होगी? 2026 से। ये है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है भारत का विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। और भारत का विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है जो साइंस फील्ड में दिया जाता है उसे कहते हैं विज्ञान रत्न। हमारे देश में 23 अगस्त को मनाया जाता है स्पेस डे मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस अंतरिक्ष दिवस पर 4 प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। भारत का सबसे बड़ा साइंस का पुरस्कार है विज्ञान रत्न, दूसरा पुरस्कार है विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार है विज्ञान युवा पुरस्कार। विज्ञान युवा पुरस्कार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी कहते हैं। और अगला पुरस्कार है विज्ञान टीम। तो ये चारों पुरस्कार दिए जाते हैं 23 अगस्त को। और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। ये सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं भारत में। इनका इसी साल निधन हुआ है 20 मई को। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का फर्स्ट देश है जिसने प्लास्टिक मुद्रा लॉन्च की है। प्लास्टिक मनी जिसको हम कहते हैं पॉलीमर नोट कहते हैं। पॉलीमर नोट दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किए थे। अभी ओमान ने रियाल में भी एक प्लास्टिक की मुद्रा लॉन्च करके दिखा है। भारत के एनवायरनमेंट में हमने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन भारत के अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो प्लास्टिक मनी हमारे देश की रिजर्व बैंक ने परमिशन नहीं दी, लेकिन अभी एक देश ओमान है, उसने 1 रियाल का प्लास्टिक मनी भी छाप ली है। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्मृति मंधाना को। ये दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है जिसने T20 में इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे किए हैं। ऐसा कारनामा करने वाली 4000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली जो महिला क्रिकेटर थी वो न्यूजीलैंड की थी। उसका नाम था सूजी बेट। क्या नाम है? सूजी बेट फर्स्ट वुमेन थी जिसके 4000 हुए थे रन पूरे। और स्मृति मंधाना के भी 4000 रन पूरे हुए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो FTA हुआ है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें एक नया लोचा है। ये लोचा क्या है? यह है क्लोबैक फीचर है। क्लोबैक फीचर यह है कि भारत को न्यूजीलैंड ने यह वादा किया है कि मैं 20 सालों में आपके देश में 15 सालों में, ये ऑस्ट्रेलिया कहता है कि न्यूजीलैंड कहता है कि मैं अगले 15 ईयर में आपके देश में $20 अरब निवेश करूंगा, FDI लाऊंगा। भारत इस बात से खुश होकर भारत ने कहा कि हम आप पे 95% जो टैरिफ है वो हटा देंगे। अगर मान लो कि ये न्यूजीलैंड अपने वादे से मुकर जाता है और 15 ईयर में $20 अरब भारत में निवेश नहीं करता, तो भारत क्लोबैक कर लेगा। जितना टैरिफ हमने इस पे छोड़ा है वो वापस ले लेंगे हम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, क्लोबैक फीचर है। ये देखेंगे रवि डीसी एक साहित्यकार है, लेखक हैं और ये मलयालम लैंग्वेज में अपना लिटरेचर लिखते हैं। इनको फ्रांस का लिटरेचर का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। तो फ्रांस का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक सम्मान, जो कल्चरल अवार्ड है और लिटरेरी अवार्ड है, वो किसे दिया गया है? विक्रम डीसी को दिया गया है। इनकी किताबें भी डीसी बुक्स नाम से आती हैं। और एक भारत की डिजिटल मुद्रा है CBDC।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये यूपीआई से कैसे अलग है, कल की वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, मेरा नाम लिख लो इस क्वेश्चन पे। अगर आपसे यूपीआई और सीबीडीसी का डिफरेंस ना पूछे तो, या सीबीडीसी का एक क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आएगा। 28 को पेपर है, नोट कर लो इसको, 24 अक्टूबर है आज की तारीख और 28 तारीख को पेपर है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक पेपर 28 तारीख के क्वेश्चन में आएगा। वो पूछेगा, एक तो पूछ सकते हैं सीबीडीसी की टैगलाइन क्या है। सीबीडीसी की टैगलाइन है कैश बट डिजिटल, ये इसकी नई टैगलाइन है, ये भी लॉन्च कर दी गई है। भारत में एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड में भारत का एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जहाज है, इस जहाज का नाम है समुद्र प्रताप। इस जहाज का नाम समुद्र प्रताप है, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो गया है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा। समुद्र में कैसा हो सकता है पॉल्यूशन हो सकता है, मर्चेंट नेवी वाले क्या करते हैं, दूसरे देशों से वो तेल वगैरह लेके आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो तेल वगैरह रिसाव हो जाता है और ऑयल जो होता है वो समुद्रों में ही, कई बार रिफाइनरी लगा देते हैं समुद्रों में, रिफाइनरी से तेल की लीकेज हो जाती है। और ये जो वेसल है ना, ये जो समुद्र प्रताप है, कोई समुद्र में खो गया है, उसको ढूंढ के लाना है, कोई रेस्क्यू करना है, किसी को बचा के लाना है, तो ये काम भी कर लेगा। तो भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको शामिल कर लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसरो। इसरो जो है अमेरिका का एक ये सैटेलाइट जो है ये अंतरिक्ष में छोड़ के आ रहा है। भारत का इसरो अमेरिका के एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ के आया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। और उसका नाम है ब्लू बर्ड 2। ये जैसे आपने डीटीएच का नाम सुना होगा, डायरेक्ट टू होम, पहले भारत में वो डिश टीवी लगती थी डीटीएच, D2H भी कहते थे, डीटीएच भी कहते थे, डायरेक्ट टू होम कहते थे। अब सैटेलाइट से सीधा डायरेक्ट टू मोबाइल होगा, क्या होगा, डीटीएम होगा, डीटीएम होगा, डायरेक्ट टू मोबाइल। ये भारत की इसरो ने लॉन्च कर दिया है और LVM3 रॉकेट से लॉन्च किया है, जो भारत का GSLV रॉकेट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया है। ये भारत में आज का दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आज ही के दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए थे। हालांकि बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा आ गया, 2019 आ गया, लेकिन फिर भी हम डे 24 दिसंबर को ही मनाते हैं।